खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आप सबका दोस्त और होस्ट जय सिंह। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं बहुत बढ़िया होंगे, जबरदस्त होंगे। और बेटा होना भी क्या चाहिए जिंदगी में, शानदार रहिए, मस्त रहिए, जबरदस्त रहिए। कल के लेक्चर के लिए मैं आपसे माफी चाहता हूं, चाहे वो माइक की तरफ से हो, चाहे वो स्टूडियो की तरफ से हो, चाहे जिसकी भी तरफ से हो। मैं अपनी तरफ से सॉरी बोलना चाहता हूं कि आपको 20 मिनट तक खरखराहट की वो खिच खिच की आवाज़ सुननी पड़ी, जिसके आपके कानों को बहुत दर्द पहुंचा होगा। अगर मैं पास होता तो मैं रुइयाँ भिजवाता कान में लगाने के लिए, लेकिन कोई बात नहीं, मेरे प्यारे बच्चे बहुत अच्छे हैं, एडजस्ट कर लिए होंगे। आज स्टूडियो की माइक सही की गई है, वॉइस क्लियर किया गया है, और हो सकता है कि आप लोगों की आवाज़ बहुत प्रॉपर, बहुत अच्छा आ रहा हो, क्योंकि मैंने चेक किया है, बहुत स्वीट सी आवाज़ मेरी आ रही थी, जैसा लाइक जया मैम टाइप की। मतलब मैं बोल बहुत अच्छे अंदाज में रहा हूँ, लेकिन आवाज़ ऐसे प्रोड्यूस हो रहा है जैसे लग रहा हो कि हेलो नमस्कार कैसे हैं आप लोग, यानी कि बहुत मीठा सा वॉइस आ रहा है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आप लोगों को बहुत मज़ा आएगा, क्योंकि आज इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का लास्ट लेक्चर होगा। मैंने सोचा था 9 लेक्चर जाएगा, लेकिन कोई नहीं, 8 लेक्चर में ही ख़त्म हो जा रहा है। तो बहुत अच्छी बात है कि इससे हमें थर्मोडाइनमिक्स स्ट्रक्चर ऑफ एटम में अच्छा लेक्चर मिल जाएगा। और कल से हम लोग स्टार्ट करेंगे थर्मोडाइनमिक्स। बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही शानदार, यूं कह लो कि इससे ज़बरदस्त टॉपिक अपने चैप्टर कभी पढ़ा नहीं होगा। और मैं तो कहता हूं क्लास 6 का, क्लास 5th का आपका कोई छोटा भाई बहन होगा, उसको भी बैठा के लेक्चर मेरा दिखाइएगा, तो उसको भी समझ में आ जाएगा कि यार ये बंदा क्या बोल रहा है, क्या पढ़ाने की कोशिश कर रहा है। बस हाँ, छोटी छोटी जो बेसिक चीज़ें होंगी वो आपको मैं बताता चलूंगा। बस आपसे इतनी बात बोलूंगा कि जो मैं बता रहा हूं उसको आप याद करते जाओ। मैं आपको हर एक चीज बता दूंगा, सिस्टम क्या है, सराउंडिंग क्या है, बाउंड्री क्या है, कौन सा सिस्टम क्या है, कैसे होगा, किस टाइप का सिस्टम है, सारी चीज बताऊंगा। आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मूल कॉन्सेप्ट के पहले लेक्चर से मुझे बहुत अच्छी सीख मिली है कि देखो, सारी चीजें बताना इंपॉर्टेंट नहीं है, सारी चीजों को धीरे धीरे समझा समझा के बताना इंपॉर्टेंट है, भले ही टाइम ज्यादा क्यों ना लगे। तो चलिए दोस्तों, फिर तैयार हो जाइए और पेन पेपर ले लीजिए। तो जैसा कि मैंने वादा किया था कि मैं रिवीजन करवा दूंगा, तो दोनों लेक्चर का मैं रिवीजन 15 से 20 मिनट में करवा दूंगा। बहुत ही सिंपल, बहुत ही आराम से, एकदम चिल होके बैठना, सवाल सारे होंगे। तो चलिए भाई, कल के क्वेश्चंस मैंने कुछ सॉल्व किए थे, कुछ बताया था। अगर आप पढ़ रहे हो, लेक्चर देख रहे हो, तो पक्का मजा आया होगा। और हाँ, अगर वॉइस अच्छी लगी हो तो एक बार जरूर थैंक यू बोल दीजिएगा कि जिन्होंने माइक रिपेयर किया है उनके लिए, क्योंकि बेटा हर कोई इसका शुक्रिया का हकदार होता है। बस कैमरे के सामने क्या है, हम लोग दिखते हैं, लेकिन कैमरे के पीछे की एक लंबी सी टीम होती है जो आपको नहीं दिखती है, वो बहुत ही ज़्यादा अच्छे से काम करते हैं। ठीक है ना भाई? चलिए तो फिर आगे बढ़ते हैं। मैंने वादा किया है कि आज हम लोग रिवीजन करेंगे, और मैं बता दूं कि आज आप लोगों को बैटरी सेल पढ़ाया जाएगा। क्या करेंगे? बैटरी सेल पढ़ाया जाएगा। बैटरी सेल में आपको मैं बता दूं, बैटरी के बारे में मैं समझाऊंगा, दिखाऊंगा, बताऊंगा। बस आपको याद करना कि कौन सी बैटरी किस टाइप की है, कौन सी बैटरी रिचार्जेबल है, कौन सी बैटरी रिचार्जेबल नहीं है, कौन सी बैटरी किस टाइप की होती है, किसका कहाँ यूज है, क्या वोल्टेज। ठीक है, तो एनसीईआरटी से मैं चित्र भी उठा के लाया हूं, ये सारे चित्र मैं आपको दिखाऊंगा। तो पहले हम लोग रिवीजन करते हैं। रिवीजन, अगर मैं बात करूं दोस्तों, आपने पिछले लेक्चर का रिवीजन नहीं देखा था तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में आपने जो पहली बात सीखी थी कि दुनिया का कोई भी सवाल आ जाए, सर दुनिया का कोई भी सवाल आ जाए मेरे भाई, ग्राम इक्विवेलेंट बराबर कर देना कैथोड का, किसके? ग्राम इक्विवेलेंट एनोड के, और ये बराबर कर देना मेरे भाई किसके? फैराडे के। किसके बराबर करना मेरे बाबू? फैराडे के बराबर करना है भैया, फैराडे के बराबर करना है। तुमने कहा चलो अच्छी बात है सर, समझ में आ गया, आपने कहा तो हमने मान लिया। अब इसको अप्लाई कैसे करना है मेरे बाबू, मेरे भैया, ध्यान से देखना। ग्राम इक्विवेलेंट के आपके पास फार्मूले पड़े हैं। कौन से फार्मूले हैं? नॉर्मलिटी इनटू वी लीटर, दूसरा फार्मूला था नॉर्मलिटी इनटू बी एम एल अपॉन 1000, तीसरा फार्मूला था
वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट। चौथा फॉर्मूला था मोल इनटू एन फैक्टर। अगर आप मेरे से पूछें सर कि क्या सभी के डिफिनीशन याद करने हैं लास्ट वाले के, तो मैं आपसे कहूंगा डिफिनीशन नहीं याद करने हैं, फैक्टर जरूर याद रखना है। अब ध्यान से सुनना, जो फैराडे का फॉर्मूला है वो Q बाई 96500 होता है, या फिर Q को I इंटू टी लिख सकते हैं, डिवाइडेड बाई 96500 हो जाएगा, या फिर फैराडे को हम लोग NE बाई 96500 लिख सकते हैं। याद रखना मेरे भाई, ये भी इंपॉर्टेंट है, बस IT वाले फॉर्मूले में याद रखना, I जो है वो एम्पियर में होना चाहिए, टाइम किस में होना चाहिए, सेकंड्स में होना चाहिए। मुझे बहुत अच्छा फील होता है जब मैं आप लोगों के कमेंट्स देखता हूं, इतने अच्छे बच्चे हो यार, इतने मतलब इतने अच्छे जीवन में मैंने आज तक बच्चे नहीं देखे। मैंने बोला कि वॉइस खराब है थोड़ी सी, सारे बच्चों ने बोला कोई बात नहीं सर हम एडजस्ट कर लेंगे। मतलब यार दिखाता है कि देखो तुम्हारे अंदर जुझारूपन है, तुम्हारे नखरे नहीं है। यानी कि घर पे अगर आज सब्जी रोटी बनी है तो हम खा लेंगे यार, कोई नखरा नहीं है कि अपने को दाल चावल भी चाहिए। या मान लो हमारे घर में दाल चावल नहीं बन सकता है, हम नमक रोटी खा रहे हैं, तो उसमें कोई नखरा नहीं है यार। मानता हूं कि आपने पेट बेच लिया है, लेकिन फिर भी आप उस चीज को मतलब एडजस्ट कर रहे हो, ये बहुत बड़ी बात है। मैं महादेव से विनती करूंगा, महाकाल से कृपा करूंगा, मतलब रिक्वेस्ट करूंगा कि अपनी कृपा आप लोगों पे बनाए रखें और आप लोगों की सारी मुरादें पूरी करें, सारी इच्छाएं पूरी करें। जो जिस तरीके से जीवन में खुश रहना चाहता है उसको उसी प्रकार से खुश रखा जाए। कोई ज़रूरी नहीं है कि सबको मेडिकल कॉलेज के लिए ही खुश रखें, बस आपको खुश रखें। कॉलेज मिलना न मिलना ये तो जिंदगी का सेकेंडरी पार्ट है। जीवन में सबसे एटलीस्ट क्या करना, खुशी रहना। हम पढ़ते हैं, हम पैसे कमाते हैं, हम घर बसाते हैं, हम गाड़ी खरीदते हैं, हम कंपनी बनाते हैं, हम बच्चे पैदा करते हैं, बीवी लाते हैं। ये सब कुछ किस लिए करते हैं? खुश रहने के लिए, समाज में फिट होने के लिए, सारी चीज़ों को बैलेंस करने के लिए। अगर मैं कहता हूं कि तुम पढ़ के ही खुश नहीं हो, तुम कॉलेज में जाके ही खुश नहीं रहोगे, नौकरी डॉक्टर बन के भी खुश नहीं रहोगे, तो फिर ऐसी जिंदगी का क्या फायदा। तो दोस्तों अभी आप जो पढ़ रहे हो, जो आपके पास प्राप्त है वही पर्याप्त है। इस हिसाब से आप पढ़ने की कोशिश करिए और हमेशा खुश रहने की कोशिश करिए। कभी ये ब्लेम मत किया कि मैंने देखा है बहुत सारे बच्चे, मैं कहना नहीं चाहता हूं, मैं जातिगत टिप्पणी नहीं करना चाहता हूं, ना ही कर रहा हूं मैं, लेकिन मैं देखा है ऑफलाइन में पढ़ाते हुए बहुत सारे बच्चे रोना रोते हैं कि सर क्या बोलते हैं उसको, रिजर्वेशन की वजह से मेरा सिलेक्शन नहीं हो रहा है। जब उसे पूछते हैं तेरे नंबर कितने, नीट में बोलते हैं 200 नंबर है। सर यार 200 वाला रिजर्वेशन का गान गा रहा है, यानी कि वो बहाना कर रहा मेरे भाई। हाँ 550 वाला, 500 वाला, 550 वाला, 600 वाला बोलता है तो समझ में आता है उसका दर्द, लेकिन वो तो सिस्टम है हमारे इंडिया का, उस सिस्टम के विरुद्ध कोई नहीं जा सकता, तो मैं भी नहीं जाऊंगा। मैं संविधान का बड़ा सम्मान करता हूं, तो जो उन्होंने बनाया है उस पर हमें सोचना ही नहीं है ना, वो तो फिक्स है, उसको थोड़ी बदल सकते हैं। हम स्टूडेंट हैं, हमें सिर्फ पढ़ना है, हम बदलने थोड़ी आए हैं, और बदलना ही है तो जाइए उस विभाग में बदल के दिखाइए। तो रोना रोना बंद करिए, पहली बात। बहुत सारे बच्चे बोलते हैं, इसमें भी बहुत सारे बच्चे होंगे, रोना बंद कीजिए कि हमारे पास ये नहीं है। दूसरी चीज, आपके पास मान लो अभी ठंडी आ रही है, मान लो आपके पास जैकेट नहीं है, कोई बात नहीं, आपके पास शॉल है, आपके पास कंबल है, आपके पास रजाई है, तो आप उसको रजाई ओढ़ के पढ़िए, कंबल ओढ़ के पढ़िए, आप शॉल ओढ़ के पढ़िए। कोई दिखावा थोड़ी करना यार कि हमारे पास लेदर डेनिम जैकेट ही होना चाहिए। दिखावा किसको करना है? दिखावा उसको करना है जिसको दुनिया देख नहीं रही है। अभी तुम स्टूडेंट, अभी तुम्हें कोई देखेगा ही नहीं, अभी तुमको अपनी लाइफ में एडजस्ट करना है। तो इस चीज से बिल्कुल परेशान मत होना कि सर हम कुर्सी पे बैठ के पढ़ नहीं पाते, सर हमारे पास उपजार नहीं है, हमारे पास सर हीटर नहीं है, सर ब्लोअर नहीं है। बेटा मैं बता दूं कि मैं भी ठंडियों में पढ़ा हूं, मैं भी बहुत गरीब परिवार से रहा हूं। डेनिम जैकेट तो मुझे अपने पैसों से ही नसीब हुआ, तो ये सब तो मैं जानता भी नहीं था। हम लोग क्या है, गाती बांधते थे, वो बचपन में मम्मी लोग बनाती थी, वो करके वो समझ गए कि बचपन में कैसे रहते थे। और कपड़े हम लोग पहनते थे, कपड़े के अंदर कपड़े पहन लेते थे। मतलब ऐसा कोई शिकायत नहीं करना जिंदगी से कि देखो जिंदगी तुमने मुझे जो है बहुत दर्द दिया है। यार जो जिस सिचुएशन में है उसको डील करो, बस शुक्रिया अदा करो भगवान से कि हमें बहुत अच्छा बनाया है, हम रोज सांस ले रहे हैं, जिंदा हैं, एक एक दिन जी रहे हैं, यही बड़ी बात है यार। तो ब्लेम मत कीजिए किसी को, आप अपनी जिम्मेदारी खुद उठाइए,
मम्मी पापा को रोज थैंक यू बोलिए, मम्मी पापा का रोज आशीर्वाद लीजिए, क्योंकि जीवन में वही एक हैं जो आपकी मदद करेंगे। फिलहाल अभी तो करेंगे, हाँ जब नालायक निकल जाओगे तो नहीं करेंगे। ये मैंने देखा, परिवार भी एक समय पे साथ छोड़ देता है जब उसको लग जाता कि ये अब आवारा हो गया है, नहीं पढ़ाई लिखाई करेगा। तो बेटा ये इलेक्ट्रोलाइटिक सेल का रिवीजन था। तुमने कहा ठीक है सर, इससे सारे सवाल हो जाएंगे। सारे सवाल हो जाएंगे, जो डेटा दे रखा हो जो पूछे, जो डेटा दे रखा हो जो पूछे। अच्छा, एक सवाल कराते समय हमने मिस्टेक कर दी थी। O2 का जो एन फैक्टर आएगा वहां पे 4 आएगा। O2 का जो एन फैक्टर होगा वो 4 होगा मेरे भाई, तभी तो O2 का जो इक्विवेलेंट वेट होगा वो 8 आएगा। क्या मेरी बात से सहमत है सभी लोग? बिल्कुल सहमत होंगे, और सहमत होने भी चाहिए यार, सहमत होने भी चाहिए मेरे भाई। सहमत नहीं है तो फिर फायदा क्या? तभी तो इक्विवेलेंट वेट जो होता है इसका 32/4 करके 8 आता। बिल्कुल सही बात है। लेकिन अगर ऑक्साइड O-2 लिखा है, O-2 लिखा है, तो इसका एन फैक्टर क्या होगा? तो इसका एन फैक्टर क्या होगा मेरे भाई? क्योंकि O-2 किस में जाएगा? O2 में जाएगा। किस में जाएगा? O2 में जाएगा। ध्यान समझना, O-2 किस में जाएगा? O2 में जाएगा। मुझे इसका एन फैक्टर चाहिए, इसका एन फैक्टर 2 होगा, लेकिन इसका एन फैक्टर चाहिए, इसका एन फैक्टर 4 होगा। समझ में आ रहा होगा, क्योंकि ये एक एटम है -2 का चेंज कर रहा है, ये 2 एटम है -2 का चेंज कर रहा है, हाँ 2 का चेंज कर रहा है। अब इक्विवेलेंट वेट तो सेम आना चाहिए, तो बिल्कुल सेम आएगा। 16/2 कर दो और इसका क्या कर दो 32/4 करो, दोनों का 8 है। इसी प्रकार अगर H+ से H2 जा रहे हो, इसका एन फैक्टर 1 आएगा, इसका एन फैक्टर 2 आएगा, और दोनों का इक्विवेलेंट वेट 1-1 आएगा। उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आप इस बात को समझ गए होंगे, क्योंकि रेडॉक्स में बहुत डिटेल में हमने इस चीज को सीखा है मेरे प्यारे बच्चों, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। और बहुत सारे बच्चे बोल रहे थे कि सर आप बाकी पार्ट भी पढ़ाओगे क्या? बिल्कुल पढ़ाएंगे, अपकमिंग कोर्स में आने वाले में मुझे आप देखने को मिलेगा आपको, और उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे से पढ़ेंगे, चीज़ों को आगे लेके चलेंगे। बड़ा कंफ्यूजन है इनऑर्गेनिक के सिलेबस में कि इनऑर्गेनिक के सिलेबस में क्या हटा है क्या नहीं हटा है। तो आपको एक ऐसा गाइडर चाहिए, एक ऐसा टीचर चाहिए जिसके ऊपर आप भरोसा कर सकते हो, जो बताए ऑथेंटिक सिलेबस के साथ। बेटा अगर मैं इसका सिलेबस लेके नहीं आया हूँ, सिलेबस दिखाऊँ तो हर एक चीज़ मैंने पढ़ा दिया। ऑथेंटिक सिलेबस के साथ जो दिया है उसको हमें कोई पढ़ा दे, हम आंख बंद करके उस पर भरोसा कर लें और हमारा नैया पार हो जाए। तो बेटा सबसे पहली बात तो ये है कि PW के ऐप पे या PW के किसी भी चैनल पे जो टीचर पढ़ा रहे हैं वो ऑथेंटिक ही पढ़ाते हैं। उसका रीज़न है कि पढ़ाने से पहले हम लोग एक दूसरे से बातचीत भी कर लेते हैं, कभी कोई कन्फ्यूजन लगता है या फिर डिसाइड कर लिया जाता है सिलेबस में क्या है क्या नहीं है। और सारे टीचर्स यार बहुत वेल एजुकेटेड क्वालिफाइड हैं, और यूँ कह लीजिए कि बहुत एक सरफेस होता है। पहले की बातें अलग थी, अभी तो बेटा फिल्ट्रेशन होता है। पहले टेस्ट होता है, डेमो होता है, फिर इंटरव्यू होता है, फिर पर्सनल इंटरव्यू होता है, फिर चॉइस होती है, तब जाके हम लोग नीचे से ऊपर तक आते हैं। ये प्रोसेस से हम लोग गुजर के यहाँ तक पहुँचे हैं। तो कोई भी शक ना किया करे, कोई टीचर पढ़ा रहे तो अच्छा है। बस होता क्या है ना कि आपको उसकी लैंग्वेज समझ में आ रही कि नहीं आ रही। अब जैसे मैं बोल रहा हूँ, आपको इरिटेशन हो रहा, आपको प्यारी मधुर आवाज़ पसंद है, हेलो कैसे हैं आप लोग, इस टाइप का, तो बेटा मैम वाली आवाज़ पसंद है तो फिर मेरी आवाज़ नहीं पसंद आएगी। आज समझ गए हो कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। चलिए भैया स्टार्ट करते हैं। अब आप सोच रहे हैं बहुत बतिया रहे हैं, बतिया नहीं रहा हूँ दोस्त, आज का लेक्चर बस इतना ही है। सॉरी। और आप लोगों की दुआओं से मेरा जुकाम एकदम खत्म की कोग है, और मैंने पिछले 10 दिनों से ठंडा पानी छोड़ दिया है, गर्म पानी ही पी रहा हूँ, ठंडी सारी चीज़ें छोड़ दी हैं, गर्म पे आ चुका हूँ। अब ध्यान से समझें, अगर मैं कंडक्टेंस की बात करूं, बहुत ध्यान से समझ लो बेटा, कंडक्टेंस इन इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। मैं पहले नहीं बात कर रहा था क्योंकि मेरे को पता था पढ़ाना था, अभी बहुत ज़्यादा जरूरी है मोटिवेशन। कल टेस्ट के लिए मैंने बताया था, तो टेस्ट वाला आवाज़ म्यूट करके आप लोग चाहो तो देख लेना, ठीक है? और अच्छा लगे तो देख लेना, नहीं अच्छा लगे तो छोड़ देना, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, ठीक है भाई? ला 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 ला। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में कंडक्शन, पहला फार्मूला जो था वो था रेजिस्टेंस का, क्या था? ρL/A था, जिसकी यूनिट क्या थी? ओम थी, ठीक है सर, याद कर लिया। दूसरा रजिस्टिविटी था, जिसे हमने लिखा था RA/L। तुमने कहा क्या सर घुमा फिरा के लिख रहे हो?
अब लिख रहे हैं तो क्या कर सकते हैं दोस्त, ओम सेंटीमीटर। ठीक है, तीसरा फॉर्मूला कंडक्टेंस था, क्या बोलते हैं जी को, कंडक्टेंस बोलते हैं, जो 1/r था, जिसे हमने लिखा था ओम इनवर्स, या फिर महो बोला था, या फिर सीमन बोला था, या साइमन बोला था। सीमन साइमन जो भी बोलते हो यार, देखो इसका नाम भी खतरनाक है, इसे हम लोग एस से रिप्रेजेंट करते। ठीक है भाई, चौथा जो था वो कप्पा था, वो 1/रो होता है। अब आपको पता है 1/रो होगा तो 1/रो, आर और रो की वैल्यू याद है तुम्हें, तो 1/रो क्या हो जाएगा, 1/रो क्या हो जाएगा मेरे भाई, तो ओम इनवर्स, इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। मीटर में भी लिख सकते हो, इसे साइमन सेंटीमीटर इनवर्स बोलते हैं। पांचवा पॉइंट था अपने पास सेल कांस्टेंट, क्या था, सेल कांस्टेंट, जिसे हमने जी स्टार बोला था, वो क्या था, L/A था, यानी कि इसे क्या बोला था हमने, सेंटीमीटर इनवर्स बोला था। अब ये L/A ही था ना मेरे भाई एक मिनट देखने दो, ला 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 ला, रुक जाओ भैया, मैंने क्या कल पढ़ाया था ये देख लूं जरा, सेल कांस्टेंट में क्या पढ़ाया था, L/A ही पढ़ाया ना अरे भैया सेल कांस्टेंट क्या पढ़ा दिया, L/A पढ़ाया ठीक है रे बाबू, ओके बाबू सही पढ़ाया है। छठी बात, मोलर कंडक्टिविटी लैम्डा एम क्या था, K इंटू 1000 डिवाइडेड बाई मोलरिटी। सातवां फार्मूला हमने पढ़ाया था लैम्डा इक्विवेलेंट, एक साथ लिख लो फार्मूले, K इंटू 1000 अपॉन नॉर्मलिटी। आठवां फार्मूला जो हमने पढ़ाया था वो वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए था, वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए था, या ये था लैम्डा एम सी इक्वल टू लैम्डा एम नॉट इक्वल टू लैम्डा एम सी माइनस लैम्डा एम सी माइनस ए रूट सी। ठीक है भाई, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए था। वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए लैम्डा निकाला था हमने, क्या, लैम्डा एम सी अपॉन लैम्डा एम नॉट। नॉट का मतलब था कि जीरो कंसंट्रेशन पे, या लिमिटिंग मोलर कंसंट्रेशन बोलते हैं। अभी इसकी साइन को भी बता देता हूं। नौवां, दसवां क्या पढ़ा था हमने, के निकालना सीखा था, सी अल्फा स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 माइनस अल्फा। 11 वाला फॉर्मूला आज हम लोग पढ़ेंगे। अगर केएसपी चाहिए तो अपने को पता है सॉल्बिलिटी के हिसाब से लिखते हैं, तो सॉल्बिलिटी क्या होता है, तो लैम्डा एम बराबर क्या होता है, के इंटू 1000 डिवाइडेड बाई मोलरिटी। तो जो मोलरिटी होती है बेटा, मैक्सिमम नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट जो होता है वही तो सॉल्बिलिटी होती है, तो हो जाएगा के इंटू 1000 अपॉन क्या हो जाएगा, लैम्डा एम, और इसी को क्या बोलते हैं, सोल्बिलिटी। इसी को क्या बोलते हैं, सोल्बिलिटी। अरे मैक्सिमम कंसंट्रेशन ही तो सोल्बिलिटी है ना, तो के गुणे 1000 अपॉन लैम्डा एम। कभी भी आपसे पूछा जाए सोल्बिलिटी का फॉर्मूला तो ये याद रख लेना कभी भी आपसे पूछा जाए सोल्बिलिटी का फॉर्मूला तो ये याद रख लेना बउआ। अरे बात समझ में आई क्या, बात समझ में आई क्या, 11 फॉर्मूले आपको याद रखने। क्या मेरी बात समझ में आई, बिल्कुल सर ये सब याद है सर, इसकी टेंशन नहीं। कंडक्टेंस को जी बोलते हैं, इसको कंडक्टिविटी बोलते हैं, इसको रजिस्टिविटी बोलते हैं, इसको रेजिस्टेंस बोलते हैं। सेल कांस्टेंट जी स्टार होता। मोलर कंडक्टेंस या मोलर कंडक्टिविटी बोलते हैं, इसको बोलते हैं इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी या इक्विवेलेंट कंडक्टेंस बोलते हैं। लैम्डा एम नॉट क्या होता है ध्यान से समझ लें, कहीं पे लैम्डा एम नॉट या फिर ये दो कैपिटल होता है और स्मॉल वाले में ऊपर तक जाता है। रिप्रेजेंट करने का तरीका इनफाइनाइट डाइल्यूशन। इसका मतलब क्या है, मोलर कंडक्टिविटी, मोलर दोनों ही सेम होते हैं, मोलर कंडक्टिविटी एट जीरो कंडक्टेंस, जीरो कंसंट्रेशन, इसे हम लोग बोलते हैं लिमिटिंग
लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस। ठीक है भाई, इसको बोलते हैं मोलर कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी या कंडक्टेंस दोनों बोलो, इसके लिए सेम है। कंडक्टिविटी या कंडक्टेंस कुछ भी बोलो, इसके लिए सेम है मेरे भाई, इसके लिए सेम है बउआ। क्या मेरी बात समझ में आई क्या भैया? बिल्कुल। इसको बोलते हैं मोलर कंडक्टिविटी, मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। ठीक है भाई, चलो अच्छी बात है। ये रिप्रेजेंटेशन समझ में आ गया। इसमें और कोई कंफ्यूजन है? नहीं, कोई कंफ्यूजन नहीं है, सब पता, ये पता, वो पता, वो पता, बस तुम्हें सिंबल पता होना चाहिए। भाई मेरे ध्यान से समझो, आपको मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं, इनके नाम और सिंबल आप याद कर लो, सारे रिलेशन हो जाएंगे। अगर मैं बोलूं जी तो जी कंडक्टेंस, अगर मैं बोलूं कप्पा कंडक्टिविटी, लैम्डा एम मोलर कंडक्टिविटी, लैम्डा इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। ठीक है भाई, आर रेजिस्टेंस, रो रजिस्टिविटी, रो क्या है? रजिस्टिविटी है मेरे भाई। एल बाई ए क्या है? सेल कांस्टेंट है, जिसे हम क्या बोलते हैं? जी स्टार, कुछ लोग सिग्मा भी बोलते हैं इसे। तो क्या मेरी बात समझ में आ रही है इससे? क्या इससे आपको चीजें क्लियर हो रही है? फॉर्मूला याद हो गया? सारी चीजें बिल्कुल याद हो गई। अगर हम बात करें ऑन डाइल्यूशन, ऑन डाइल्यूशन तो ध्यान से समझना। पहला, अगर डाइल्यूशन करते हो तो वॉल्यूम बढ़ाते हो, कंसंट्रेशन कम होती है, कंसंट्रेशन कम होगी मेरे भाई। तो अगर मैं बोलूं जी की बात, जी यानी कि कंडक्टेंस, कंडक्टेंस बढ़ेगा, लेकिन जो जो कप्पा है कंडक्टिविटी वो घटेगा, क्योंकि ये डिफाइन होता है नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम। अब बेटा नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम घटेगा ना। मान लो पहले 1000 आयन थे, 1 लीटर था, यानी कि 1 ml में 1 आयन था। अब पानी तुमने 5 लीटर कर दिया, अब 5 ml में 1 आयन है, तो नंबर ऑफ आयंस घट गए तो कंडक्टिविटी घट गई, नंबर ऑफ आयंस घट गए तो कंडक्टिविटी घट गई। लेकिन जो लैम्डा एम होगा वो बढ़ेगा, और लैम्डा इक्विवेलेंट जो होगा वो भी बढ़ेगा। ठीक है ना? इसके बारे में अगर आप पूछे मेरे से तो ये वीक स्ट्रॉन्ग दोनों के लिए लगाते हैं। इसके लिए वीक स्ट्रॉन्ग दोनों के लिए लगाते हैं, और दोनों में ही बढ़ेगा, दोनों ही इलेक्ट्रोलाइट में बढ़ेगा, ये हमने बताया था। इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे क्या होता है? इनफाइनाइट डाइल्यूशन में जो वीक होता है ना वो पूरे तरीके से टूट जाता है। और आपने देखा होगा ग्राफ में ऐसे खट्ट से बढ़ गया था, ग्राफ में अगर आपने देखा होगा तो ये ऐसे खट्ट से बढ़ रहा था, बाकी ये ऐसे था। ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए था, ये वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए था। यहाँ पे हमने लिखा था लैम्डा एम, और यहाँ पे हमने लिखा था रूट सी। अगर आप इधर से इधर आ रहे हो, सोचो इधर से इधर आ रहे हो, कंसंट्रेशन कम कर रहे हो, वॉल्यूम बढ़ा रहे होगे ना, यानी कि डाइल्यूशन करने पे क्या हो रहा है? कंडक्टिविटी बढ़ रही है, चाहे वीक हो चाहे स्ट्रांग हो, कंडक्टिविटी बढ़ रही है। इसकी क्या होती है? धीरे धीरे बढ़ती है, धीरे धीरे बढ़ती है। यहाँ पे आओगे इनफाइनाइट डाइल्यूशन, यानी खूब पानी मिला दिया, उस पे आप देखोगे वीक इलेक्ट्रोलाइट की ज्यादा होती है, ऐसा एनसीईआरटी में लिखा हुआ, तो मैंने चित्र के माध्यम से समझा दिया। उम्मीद करता हूँ सारे सवाल हो गए। विस्कोसिटी वाला मैंने शायद उल्टा बता दिया था। विस्कोसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके? कंडक्टेंस के, किसके? कंडक्टेंस के होता है। ठीक है ना भाई? चले आगे बढ़े। वो सब सिलेबस में नहीं है, एनसीईआरटी में है ही नहीं। हाँ मॉड्यूल्स में दिया रहता है, जब एनसीईआरटी में नहीं है तो पढ़ने की जरूरत थोड़ी है। अब ऐसा भी मत सोचो कि यार जो एनसीईआरटी में नहीं उससे बाहर जाके पूछा। अरे एनसीईआरटी में इतनी चीजें हैं पूछने लायक कि उसको बाहर से पूछने की जरूरत नहीं है। और जब बाहर से पूछा जाने लगेगा जिस दिन से, तो बेटा उससे पहले उसको सिलेबस देना पड़ेगा। और एनएमसी ने जो सिलेबस दिया है वो एनसीईआरटी के टॉपिक्स का ही सिलेबस दिया है, और जो टॉपिक ऐड किया है वो टॉपिक आपको क्लियर है, यानी कि टेंशन लेने की जरूरत नहीं है भाई। चलें भाई, चलें बउआ लोग, मेरे प्यारे प्यारे नन्हे मुन्ने बच्चों, चलें क्या? ठीक है। अच्छा एक चीज और रुको, जब कर ही रहे हैं तो कोलरॉस लॉ बता देते हैं। कोलरॉस कहता है ऐसा है यार ना कि तुम्हारे पास जो सॉल्ट है इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे, लैम्डा एम AX BY तुम्हारे पास एक सॉल्ट है, ठीक है, इनफाइनाइट डाइल्यूशन। तो इनके आयंस का जो मोलर कंडक्टिविटी होगा इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे वो बराबर होगा। तुमने कहा अच्छा, तुमने कहा लैम्डा एम इनफाइनाइट, ओके, किसका? A+
वाई का, ओके। कितने मोल्स है? एक्स। कितने मोल्स बनेंगे? एक्स। कैसे पता चला? ये तो तुम्हें पता होना चाहिए कि ए एक्स बी वाई जब टूटता है तो एक्स मोल ए प्लस वाई बनाता है, प्लस वाई मोल बी माइनस एक्स बनाता है। ओके सर, ये समझ में आ गया। प्लस वाई इंटू लैम्डा एम, ये छोटा लैम्डा लिखते हैं, आयंस के लिए छोटा लैम्डा लिखा। अगर आप गलती से दोनों में छोटा बड़ा लिख दे रहे हो तो कोई टेंशन नहीं है, कोई बुरा नहीं मानेगा, बोर्ड का एग्जाम नहीं देने जा रहे हो। लैम्डा एम इन्फिनिटी, इसलिए बहुत टेंशन मत लो, लैम्डा लैम्डा लिखो बस। ये बड़ा लिखा सॉल्ट के लिए, वो छोटा लैम्डा लिखा, दोनों आप छोटा लिख दो यार। मैं तो बहुत बार बच्चों को क्लास में बताता हूँ कि यार एक ही लैम्डा लिखो, लेकिन पता क्या है, ऑनलाइन में तरह तरह के लोग होते हैं। यहाँ पे लोग अपना फायदा नहीं देखने आते, यहाँ पे लोग देखने आते हैं कि तुम्हारी गलती कहाँ, वो देखूंगा मैं। अरे मेरे भाई, तू भाई मेरे पीएचडी करने तो आया नहीं है यार, तुझे तो नीट निकालनी है। और नीट कैसे निकलेगी तुम्हें पता है कि नीट कैसे निकलेगी, ठीक है ना भाई? चलो, अब जैसे मैं बोल दूं कि लैम्डा में इन्फिनिटी, मैं बोल दूं लैम्डा इक्विवेलेंट इन्फिनिटी ए एक्स बी वाई, तो बेटा अगर इक्विवेलेंट की बात करते हैं तो उसमें नंबर ऑफ आयंस पे डिपेंड नहीं करता, यानी कि लैम्डा इक्विवेलेंट ए प्लस वाई प्लस लैम्डा इक्विवेलेंट बी माइनस एक्स हो जाएगा। मैंने कहा ये भी बात सही है। और एक बात ध्यान से समझ लो, लैम्डा एम अपॉन लैम्डा इक्विवेलेंट, चाहे स्मॉल लिखो चाहे बड़ा लिखो, का जो रिलेशन है वो क्या होता है? एन इंटू, अरे भाई लैम्डा एम क्या होता है? लैम्डा एम क्या होता है? के इंटू 1000 अपॉन एम, लिख देता हूं, के इंटू 1000 अपॉन एम, ये होता है के इंटू 1000 अपॉन एन। तो सब कट के क्या आ जाता है? एन बाई एम। नॉर्मलिटी क्या होता है? मोलरिटी इंटू एन फैक्टर, यानी कि क्या हो जाता है? एन फैक्टर हो जाता है। क्या हो जाता है? एन फैक्टर हो जाता है। क्या हो जाता है? एन फैक्टर हो जाता है। चलो एक सवाल कर लेते हैं। मान लो लैम्डा एम इनफाइनाइट डाइल्यूशन पीए प्लस 2 दे रखा है 100, ठीक है भैया। लैम्डा इक्विवेलेंट इनफाइनाइट डाइल्यूशन सीएल माइनस दे रखा है सॉरी 50। कितना दे रखा है? 50। तुमसे पूछूं मैं, लैम्डा एम इनफाइनाइट डाइल्यूशन BaCl2 क्या होगा, ये निकालना। तुमने कहा सर बड़ा आसान है सर, Ba का एक आयन होगा तो एक गुणे लैम्डा एम Ba प्लस 2 इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे प्लस 2 इंटू लैम्डा एम इनफाइनाइट डाइल्यूशन Cl माइनस। हमने कहा ठीक है। तुमने कहा लेकिन सर एक प्रॉब्लम है सर। हमने कहा क्या? तुमने कहा सर ये वाला लैम्डा इक्विवेलेंट दे रखा है, हमें लैम्डा एम चाहिए। तुमने कहा टेंशन नहीं लेने का, लैम्डा एम बाई लैम्डा इक्विवेलेंट क्या होता है? एन फैक्टर, यानी कि लैम्डा एम इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे Cl माइनस क्या हो जाएगा? Cl माइनस का एन फैक्टर 1 होता है, तो 1 गुणे 2 होता तो 2 ले लेते, 1 गुणे लैम्डा इक्विवेलेंट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, तुमने कहा 1 गुणे 50, मामला सेट हो गया। यानी गलती से ले भी लेते तो सही हो जाता, लेकिन लेना नहीं रे भाई, लेना नहीं है रे बउआ। 1 इंटू 100 प्लस 2 इंटू 50, कितना आ गया? 200 आ गया। कितना आ गया? 200 आ गया। अब ध्यान से देना, मान लो मान लो मैं तुमसे बोल दूं लैम्डा एम इक्विवेलेंट Ca प्लस 2 बराबर 100 है, हाइपोथेटिकल मान रहा हूं। लैम्डा इक्विवेलेंट इनफाइनाइट डाइल्यूशन PO4 माइनस 3 बराबर 150, ठीक है भैया। देन कैलकुलेट लैम्डा एम पूछ लो चाहे लैम्डा इक्विवेलेंट पूछ लो, देन कैलकुलेट लैम्डा एम इनफाइनाइट डाइल्यूशन Ca3 PO4 का होल ट्वाइस। बताओ क्या होगा? तुमने कहा सर इस सॉल्ट को तोड़ेंगे, हमने कहा हाँ तोड़ लो। तुमने कहा सर 3 मोल है तो 3 Ca प्लस 2 आएगा, हमने कहा बिल्कुल सही बात है। अरे भाई नहीं समझ में आ रहा तो यहाँ साइड में तोड़ के बता दे रहा हूं। बेटा बहुत प्यार से इत्मीनान से देखना, 3 Ca प्लस 2 PO4
-3, ठीक है भैया। तो तूने कहा 3 इंटू लैम्डा एम इन्फिनाइट डाइल्यूशन Ca+2 प्लस 2 इंटू लैम्डा एम इन्फिनाइट डाइल्यूशन PO4 -3। अब एक मामला फंस गया है यार देखो इसका ना इक्विवेलेंट दे रखा है, तो लैम्डा एम कैसे निकालोगे? तुमने कहा सर बड़ा आसान है लैम्डा एम इन्फिनाइट डाइल्यूशन निकालना। हमने कहा कैसे निकालोगे? PO4 -3 का इन्फेक्टर कितना होगा? जितना चार्ज है उतना ही तो इन्फेक्टर है। अरे आयनवा के लिए जितना चार्जवा है उतना ना इन्फेक्टर है, समझे आप? तो क्या हो जाएगा मेरे भाई, लैम्डा एम बराबर क्या हो जाएगा? लैम्डा इक्विवेलेंट 150 गुणे 3 कितना हो जाएगा? 405। ये हाइपोथेटिकल वैल्यू दिया है मैंने, तो आपको भी पता है 3 गुणे 100 रख देना है प्लस 2 गुणे 450 रख देना है, तो 300 हो जाएगा प्लस 900 हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा? 1200 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 1200 आ जाएगा। मैंने कहा सही बात है। अगर मान लो मेरे भाई, अगर मान लो सवाल नंबर 2 कह रहा है कि नहीं रे भाई मेरे को इंटरेस्ट है इक्विवेलेंट में, कह रहा भैया Ca3PO4 होल ट्वाइस का मुझे बता दो, तो तुम्हारे दिमाग में यार इक्विवेलेंट का मतलब क्या हो जाएगा? तो लैम्डा इक्विवेलेंट Ca+2, क्योंकि नंबर ऑफ आयन से मल्टीप्लाई नहीं करते, और हो जाएगा लैम्डा इक्विवेलेंट PO4 -3। तुमने कहा सही है बात है सर, यही होगा। अब इसका लैम्डा एम दिया है, तो लैम्डा इक्विवेलेंट कैसे निकालोगे? तो इसका लैम्डा इक्विवेलेंट इनफिनाइट डाइल्यूशन पे Ca+2 का क्या हो जाएगा? लैम्डा एम बाई एन फैक्टर, और एन फैक्टर कितना है? 2 है। जितना चार्ज उतना ही तो एन फैक्टर, तो 100 अपॉन क्या कर दोगे? 2, यानी कितना आ जाएगा? 50। कितना आ जाएगा? 50 आ जाएगा। अब ध्यान से समझना, इसकी वैल्यू 50 है और इसकी वैल्यू 150 दे रखी है। कितना दे रखी है? 150 दे रखी है मेरे भाई। कितना दे रखी है? 150 दे रखी है। तो कितना हो जाएगा? 200 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 200 हो जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर 2 था, ये क्वेश्चन नंबर 1 है। डेटा ये गिवन है, इससे हमने वो निकाल लिया, इससे हमने वो निकाल लिया, जिसकी जहां जरूरत है फट से निकाल। देखो तुम्हें कंफ्यूजन हो रहा होगा, तुम्हें लग रहा होगा कि यार कभी आप गुणा कर रहे हो कभी नहीं गुणा कर रहे हो। तो अगर मोलर कंडक्टिविटी पूछे तो मोल्स का गुणा करना है, अगर इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी पूछे तो मोल से कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन हाँ, कोलरॉस लॉ कहता है कि सॉल्ट का मोलर कंडक्टिविटी निकालना है तो आयंस की कंडक्टिविटी पता होनी चाहिए, मोलर कंडक्टिविटी पता होनी चाहिए। बात है सही बात है भैया। चलो इतनी बात तो कम से कम समझ में आ गई। चले भाई आगे बढ़े क्या? क्या मेरे भाई आगे बढ़ा जाए? बिल्कुल बढ़ा जाए। चलिए भाई, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस ऑफ Ba+2। ला 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 ला। Ba+2 है 127 और लैम्डा इक्विवेलेंट Cl माइनस है 76। इक्विवेलेंट कंडक्टेंस ऑफ BoCl2 एट इनफिनाइट डाइल्यूशन। ठीक है भैया, तो लैम्डा इक्विवेलेंट सॉल्ट के लिए बड़े तरीके से लिखते हैं, लैम्डा इक्विवेलेंट BaCl2 क्या हो जाएगा? गलती से तुमने छोटा लिख दिया तो कोई फांसी की सजा थोड़ा ही हो जाएगी। अरे हो गई यार, मैं कैपिटल ए की जगह मैं स्मॉल ए लिख रहा हूं, मेरी मर्जी, कुछ कर लोगे, आंसर तो सेम ही आएगा ना। नहीं कर पाओगे, लेकिन लिखने का तरीका होता है। जैसे लोग नहीं कहते हैं कि इंग्लिश लिखते समय पहला वर्ड कैपिटल में लिखा जाता है, तो वैसे ही लिख दे रहा हूं। कुछ लोग कहेंगे लिख के दिखाओ, तुम लिख के दिखाओ, लिख रहा हूं बउआ। लैम्डा इक्विवेलेंट ये +2 हो जाएगा प्लस लैम्डा इक्विवेलेंट Cl माइनस हो जाएगा। अब Ba+2 127 दे रखा है प्लस ये 76 दे रखा है, जोड़ दो तो क्या हो जाएगा? 7 6 13, 203 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 203 हो जाएगा। चलिए 2000 में सवाल ध्यान से समझना, ईयर पे मत जाना। सवाल बहुत तगड़ा था, इस सवाल को रिपीट किया गया है फिर से, इस सवाल को रिपीट किया गया मेरे भाई एग्जाम में। बहुत ध्यान से प्यार से मोहब्बत से देखना। चलो ये सवाल आपको AIR1 दिला सकती है, ये सवाल आपको AIR1 दिला सकती है। ट्राई कीजिए आप लोग, परेशान मत होना। अगर लेक्चर नहीं खत्म होगा ना
तो मैं आपको इसका एक्स्ट्रा लेक्चर दे दूंगा, परेशान मत हो, ठीक है ना। जैसे उसमें एक्स्ट्रा लेक्चर मिला था 40 मिनट का, इसमें भी मिल जाएगा आज नहीं तो कल मिल जाएगा, उसकी टेंशन न करो रे बाबा। अपन है ना, अभी आपको समरी लेक्चर भी मिलेगा तो उसकी भी टेंशन नहीं लेने का बाबा। 0.0 ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स है, सवाल ही गायब कर दिया। अच्छा फोक के सेट करता है। इस सवाल को पूरा करो। द स्पेसिफिक कंडक्टेंस ऑफ 0.1 n KCl solution at 23 डिग्री सेंटीग्रेड is 0.012। ठीक है, स्पेसिफिक कंडक्टेंस को बोलते हैं कंडक्टिविटी। क्या बोलते हैं? कंडक्टिविटी बोलते हैं। ओके, यानी कि जो K की वैल्यू दे रखी है वो दे रखी है 0.012। द रेजिस्टेंस ऑफ सेल कंटेनिंग द सॉल्यूशन ऑफ सेम टेम्परेचर ऑफ फाउंड 55 R दे रखा है 55 ओम। ठीक है, द सेल कांस्टेंट विल बी। ओके, मैंने बोला था जो सेल कांस्टेंट होता है वो कैसे निकालोगे, तुमने कहा सर इसी में से कुछ सेटिंग करके निकालना है। हमने कहा रुको निकाल देते हैं। जो R बराबर होता है वो होता है रो L बाई ए होता है। ठीक है भैया, अब ध्यान से समझना, अगर मैं R इंटू 1 बाई रो लिख दूं तो L बाई ए हो जाएगा। तुमने कहा क्या गजब की बात है सर, सेटिंग बहुत अच्छी कर लेते हो आप। हाँ, सेटिंग बहुत अच्छी होती है मेरी। तो R की वैल्यू 55 है, ये तो हो जाएगा R इंटू के बराबर क्या हो जाएगा, जी स्टार हो जाएगा। अरे मेरे भाई, L बाई ए क्या है, सेल कांस्टेंट है ना, L बाई ए ही तो सेल कांस्टेंट है, हो जाएगा सेल कांस्टेंट। क्या हो जाएगा, सेल कांस्टेंट हो जाएगा। K इंटू आर क्या हो जाएगा, सेल कांस्टेंट हो जाएगा। तुमने कहा हमने याद किया था, हाँ ड्राइव करवाया था बट याद नहीं करना था। तो 0.012 इंटू 55, ये नीट 2023 में सवाल पूछा था ऐसे। तो 12 पच्चे 60, 12 पच्चे 60, 0.66 कितना आ रहा है, 0.66 सेंटीमीटर इनवर्स आ रहा। ध्यान से देख लो, के पता है आर पता है, अपने को L बाई ए चाहिए। तो कोई एक फार्मूला पकड़ लो, आर से ही तो निकालोगे ना। अब 1 बाई रो क्या होता है, कप्पा। कप्पा जो होता है मेरे भाई वो 1 बाई रो होता है, तुम्हें पता है, तुम्हें ये बात पता है। पुट कर दो, आ गया आंसर। ठीक है भाई, ये एनसीईआरटी का सवाल है। द रेजिस्टेंस ऑफ वन नॉर्मल सॉल्यूशन ऑफ सॉल्ट इज 50 ओम। ओके, कैलकुलेट द इक्विवेलेंट कंडक्टेंस ऑफ सॉल्यूशन इफ द टू प्लैटिनम इलेक्ट्रोड इन सॉल्यूशन आर 2.1 सेंटीमीटर अपार्ट एंड ईच हैविंग एन एरिया 4.2 सेंटीमीटर। ओके बेटा, ये एनसीईआरटी के सवाल हैं, आपको करने हैं, क्योंकि एनसीईआरटी के सवाल डायरेक्ट आने लगे हैं, पेपर में डायरेक्ट आने लगे हैं भाई। प्लेट के बीच जो डिस्टेंस है वो 2.1 सेंटीमीटर है और ये 4.2 सेंटीमीटर स्क्वायर। मैंने कहा ठीक है भैया। हमने कहा यार इक्विवेलेंट कंडक्टेंस चाहिए, आर गिवन है। ओके, हमने कहा एक बात समझ में आ रहा है यार, एल गिवन है, ए गिवन है, आर बराबर क्या होता, फॉर्मूला यही है, इसी से शुरू करोगे, रो एल बाई ए। तो हमने कहा इसको इधर लाते हैं तो 1 बाई रो बराबर क्या हो जाएगा, एल ए बाई आर। तुमने कहा क्या बात है, 1 बाई रो ही तो कप्पा है ना। क्या बात है सर, क्या बात है, 1 बाई रोहित कप्पा, शुरू इसी फॉर्मूले से करना है। तो 1 बाई आर की वैल्यू रख देता हूं 50 इंटू एल हो जाएगा 2.1 सेंटीमीटर और ये हो जाएगा 4.2, उड़ा दो तो कितना आ जाएगा 2, यानी कि 1 बाई 100 हो जाएगा। अब अपने को पता है कि लैम्डा इक्विवेलेंट चाहिए तुमको,
तो K गुणे 1000 अपॉन नॉर्मलिटी, नॉर्मलिटी नॉर्मल के फॉर्म में रखना, मोलरिटी मोलर के फॉर्म में बताया था। तो 1/100 गुणे 1000 अपॉन नॉर्मलिटी कितना है 1 है, तो लेमडा इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। लेमडा इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। आराम से देख लीजिए इसको, लेमडा इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा मेरे भाई 10 हो जाएगा। लेमडा इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा बउआ 10 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। सही है। चलें भाई आगे बढ़े। विच ऑफ द फॉलोइंग है मैक्सिमम मोलर कंडक्टिविटी। तुमने कहा अच्छा, पहले वाले का निकालते हैं। लैम्डा एम बराबर क्या हो जाएगा के इंटू 1000 अपॉन एम। अब देखो स्पेसिफिक कंडक्टिविटी या स्पेसिफिक कंडक्टेंस को ही कंडक्टिविटी बोलते हैं। तुमने कहा अच्छा अच्छा, कप्पा 2 इंटू 10⁻⁻² इंटू 1000 अपॉन 0.08। ठीक है भैया, अगर मैं 100 से इसमें गुणा कर दूं 100 से इसमें गुणा कर दूं तो हो जाएगा 2 गुणे 2000 अपॉन 8 हो जाएगा। 100 से ऊपर गुणा किया 100 से नीचे किया, ठीक है। अब 2000 अपॉन 8 हो जाएगा, तो मुझे लगता है 250 हो जाएगा। 250 गुणे 4 1000 होगा, तो 250 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 250 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। ठीक है, साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। ये जो यूनिट लिखी है ना, यही तो साइमन है मेरे भाई, यही तो साइमन है। इसी को तो महो बोलते हैं, इसी को तो ओम इनवर्स बोलते हैं। 3 नाम है इसके। ठीक है भैया, इसको स्पीड ब्रेकर या उल्टा गड्ढा दिखाते हैं। दूसरा, लैम्डा एम बराबर क्या हो जाएगा के इंटू 1000 अपॉन एम। यार इसमें रजिस्टिविटी दे रखी है, रजिस्टिविटी का मतलब है कि रो दे रखा है, तो के बराबर क्या होता है 1/रो। क्या बात, यानी कि 1/50 खत्म, 1/50 आ गया, यानी कि 1/50 गुणे 1000 अपॉन मोलरिटी कितना है 0.1, तो क्या हो जाएगा 1000 में 50 का भाग कर दो तो 20 आएगा। क्यों 20 नहीं 200, 200 गुणे 5 1000 होता, नहीं 20 आएगा। 20 अपॉन 0.1 तो कितना हो जाएगा 200 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। ये यूनिट होती है। कुछ नहीं करना मेरे भाई, आपको बस रिलेशन पता होना चाहिए। रिलेशन पता है, हट से निकाल लोगे, रिलेशन पता बहुत होना। ये एनसीईआरटी का सवाल। ठीक है भाई, चलो। द कंडक्टेंस ऑफ ए सॉल्ट measured 2 parallel electrodes area 100 सेंटीमीटर स्क्वायर सेपरेटेड बाई 10 सेंटीमीटर। ये एरिया है, ये was found to be 0.0000 ओम इनवर्स। कंडक्टेंस यानी कि जी आ गया है 1/r होता है। इफ वॉल्यूम इनक्लोज बिटवीन 2 इलेक्ट्रोड्स कंटेन 0.5 मोल्स ऑफ सॉल्ट, ओके, व्हाट इज द मोलर कंडक्टिविटी ऑफ सॉल्ट एट सेम कंसंट्रेशन। ओके, मोलर कंडक्टिविटी चाहिए लैम्डा एम। लैम्डा एम बराबर क्या होता है के इंटू 1000 अपॉन एम। मुझे के निकालना, क्या निकालना है मुझे के निकालना है, सब कुछ गिवन है। आओ इधर देखते हैं मेरे भाई। जी बराबर होता है 1/r। ठीक है भैया, मेरे को के निकालना, तो ध्यान से समझना। जी की वैल्यू कितनी दे रखी है 100 दे रखी है, 100 बराबर दे रखा है 1/r, और इसे लिख सकते हैं a/रो l। क्या लिख सकते हैं, r की वैल्यू पुट कर दिया तो मेरे को पता था 100 बराबर क्या हो जाएगा 1 बाई जो रो है वो कप्पा हो जाएगा अपॉन
अपॉन इंटू ए कितना है 100, एल कितना है 10, यानी के बराबर कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। के कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा मेरे भाई। के कितना हो जाएगा मेरे भाई 10 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। ध्यान से देख लो भाई, क्या यही सवाल है? बिल्कुल सही बात भाई, बिल्कुल सही बात है मेरे भाई। ठीक है भाई, ओके। आइए, अब तुम्हें यहाँ पे यूनिट का थोड़ा सा खेल खेलना होगा। इसे क्या बोला है? साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स द वॉल्यूम इनक्लोज्ड 2 इलेक्ट्रोड्स कंटेन 0.5 मोल्स ऑफ सॉल्ट। यानी कि जो वॉल्यूम है ना वो 1 लीटर है। वॉल्यूम कितना है? 1 लीटर है, यानी कि इसको हम बोल सकते हैं 1000 ml, यानी कि 1000 सेंटीमीटर क्यूब। बिल्कुल सही बात है। के किस में आएगा? आर आ गया, तो के क्या हो जाएगा 100 सेंटीमीटर और 100/10। 100/10। इसमें देखिए जरा कुछ प्रॉब्लम तो नहीं लग रही है। रुको 1 मिनट, सवाल देखता हूं। क्या यार, हंसी आ रही है देखो। मतलब सोचो, लापरवाही का नतीजा देखो। जी दे रखा है 0.0001, मैंने क्या रखा है 100। तभी मैं सोचूं ऑप्शन मैच क्यों कर रहा हूं, मैच करेगा भी नहीं। क्या यार, क्या सर, ऐसे पढ़ाएगा रे तू? ऐसे पढ़ाएगा? बिना क्वेश्चन पढ़े पढ़ाएगा? कोई बात नहीं बच्चों, हो जाता है। इसको लिख सकता हूं 10⁻⁻4, 10⁻⁻4, 10⁻⁻4। तो यहां भाग कर दोगे तो के बराबर क्या हो जाएगा 10⁻⁻5 आ जाएगा। तो लैम्डा एम बराबर हो जाएगा। तुम लोग सोच रहे होगे, तुम लोग कह रहे होगे कि सर वो गलत लिख रहे हो, लेकिन अपन सुने कैसे, अपन देखे कैसे, अपन की आंखों पे तो पट्टी बधी। तो 10⁻⁻5 इंटू 1000 अपॉन एम कितना है 0.5। कितना है एम? कितना है 0.5। ओके, इसका वैल्यूम कितना है? इसका वैल्यूम है 100 इंटू 10, यानी कि 1000 सेंटीमीटर। ठीक है, तो बेटा यहां से उड़ाओगे तो ये हो जाएगा 10⁻⁻2 अपॉन 0.5, यानी कि मैं इसको उड़ा दूं तो आ जाएगी 2 इंटू 10⁻²। अभी आंसर नहीं आ रहा बाबा, ध्यान से समझना। जो मोलर कंडक्टिविटी है, जो मोलर कंडक्टिविटी है, इसमें क्या करना पड़ेगा तुम्हें? 1000 से भाग करना पड़ेगा। ओके, ऐसा क्यों किया सर? बेटा यहां पे जो मोलरिटी है ना वो क्या होता है? मोल्स बाई लीटर होता है। हाँ, मोल्स बाई लीटर होता है। अच्छा, इसमें क्या रखा था? साइमन सेंटीमीटर इनवर्स। ठीक है, ये जाएगा 2 इंटू, इसमें क्यों भाग करेंगे यार? इसमें क्यों भाग करेंगे? इसका तो आंसर आ गया। अरे इसका आंसर आ गया क्या? सटिया आ गया हूं मैं, सॉरी। इसका आंसर आ गया 0.02। अरे वॉल्यूम का रोल ही नहीं रहे बाबा।
वॉल्यूम का रोल ही नहीं है। अरे बाबा, जैसे पहले बता रहा था वैसे ही बता रहा हूं। देखो वीडियो एडिट नहीं हो सकती है, इसलिए मैं वीडियो को कटवाऊंगा नहीं, पहली बात ध्यान से समझ लो। इस क्वेश्चन के लिए मैं माफी चाहता हूं, कंफ्यूज हो गए होगे आप। जी दे रखा था, जी बराबर 1/r होता, वहां से हमने के निकाल लिया, इस फॉर्मूले में के पुट कर दो, मोलरिटी भी वैसे रहेगी, के की वैल्यू जो आई है पुट कर देना, आंसर आ जाएगा। कोई कंफ्यूजन नहीं है भाई, कोई भी कंफ्यूजन नहीं है, प्लीज आप कंफ्यूज ना हो। ये एनसीईआरटी का सवाल है, उम्मीद करता हूं कि आप लोग कर लोगे। नहीं करोगे, रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टिविटी फिल, ये आर है, ठीक है। इफ रेजिस्टेंस ऑफ सेम सेल व्हेन फिल्ड 0.02 मोल लीटर केसीएल सॉल्यूशन इज 50 ओम, ओके, ये भी आर है। कैलकुलेट द कंडक्टिविटी एंड मोलर कंडक्टिविटी ऑफ 0.02 मोल लीटर केसीएल सॉल्यूशन, द कंडक्टिविटी ऑफ 0.1 लीटर केसीएल सॉल्यूशन इज इतना। इस सवाल की नब्ज क्या है? सेम सेल के लिए क्या सेम होगा? जो सेम सेल होगा मेरे भाई, उसके लिए जो L/A होगा सेल कांस्टेंट, वो क्या होगा? सेम होगा। क्या हो जाएगा? सेम होगा। और आपको पता है K इंटू आर बराबर क्या होता है? K इंटू आर बराबर क्या होता है? सेल कांस्टेंट होता है, सेल कांस्टेंट होता ही। उसके बाद कुछ बचा ही नहीं है मेरे भाई। K1 R1 बराबर क्या लगा दो? K2 R2 लगा दो, यहां से आंसर आ जाएगा, यहां से आंसर आ जाएगा मेरे भाई। अरे समझ गए क्या मेरे भाई? समझ गए मेरे? द कंडक्टिविटी इज 0.1 केसीएल सॉल्यूशन, रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टिविटी सेल्फ फिल फ्लामा इफ रेजिस्टेंस ऑफ सेम वैल्यू, ठीक है। तो पहले वाले के लिए कंडक्टिविटी निकल आएगा, ठीक है। अब आओ ध्यान से समझते। बैटरी और सेल बहुत आराम से आधे घंटे का टॉपिक है, फिर कोरोजन पढ़ेंगे, फिर रस्टिंग ऑफ आयरन, उसमें रस्टिंग ऑफ आयरन पढ़ेंगे, फिर उसके बाद खत्म, ठीक है। बैटरी एंड सेल में डिफरेंस क्या होता है पहले ये समझ लो। जो कॉम्बिनेशन ऑफ बैटरी होती है, जो कॉम्बिनेशन ऑफ सेल होता है, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल होता है, उसे हम कहते हैं बैटरी, ठीक है भाई। सेल क्या होता है? सेल इलेक्ट्रोकेमिकल सेल जैसा होता है। सेल क्या होता है? इलेक्ट्रोकेमिकल सेल होता है, यानी कि लोन फॉलो करेगा। क्या फॉलो करेगा? लोन फॉलो करेगा। एक एनोड होगा जिसपे ऑक्सीडेशन होगा, एक कैथोड होगा जिसपे रिडक्शन होगा। तुमने कहा समझा नहीं, हमने कहा समझाते हैं। जैसे घड़ी वाली सेल तो आपने देखी होगी, यहां पे एक सेल लगी हुई है, ध्यान से समझे, ये सेल और ये सेल निकाल लेते हैं, चुरा के घर नहीं ले जाएंगे, लेके भी जाएंगे तो क्या करेंगे? एसी में तो भैया सोते नहीं है, ठीक है भाई, ठीक है भैया। इसमें जो सेल है ना मेरे भाई, ये ढेर सारे सेल जब मिल जाएंगे तो किसका काम करेंगे? बैटरी का। इकलौता सेल क्या कहलाएगा? सेल कहलाएगा। जब ढेर सारे सेल मिलेंगे क्या कराएंगे? बैटरी कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? बैटरी कहलाएंगे। ध्यान से समझना, बैटरी और सेल एक ही है, मतलब इसमें कंफ्यूज मत होना, चाहे बैटरी बोलो चाहे सेल बोलो, बात एक ही है, ठीक है ना। कॉम्बिनेशन ऑफ सेल बैटरी होता है। तो अगर मैं बात करूं टाइप्स ऑफ सेल की, टाइप्स ऑफ सेल की, ध्यान से समझना। एक होता है प्राइमरी सेल, एक होता है सेकेंडरी सेल। आपको ये सारे याद होने चाहिए, डीपीपी कर लेना मेरे भाई, डीपीपी कर लेना, ठीक है ना। प्राइमरी सेल क्या होता है? जिसे हम सिर्फ एक बार यूज करते हैं, जैसे ये वाला सेल, रिमोट का सेल, ये पैनासोनिक कंपनी का सेल है, ये एक बार यूज करते हैं। ये चलते चलते क्या होती है? एकाएक बंद होती है कि खत्म होती है? नहीं, ये क्या होता है जब हम रिमोट में लगाते हैं, जिसका फिनोमेना क्या है, अगर ये खत्म हो गई, ये अगर खत्म हो गई तो हम इसको ठोकते हैं, ऐसे से रगड़ते हैं, ऐसे से करते हैं, फिर लगाते हैं, चल जाती है। लेकिन इसको चार्ज नहीं कर सकते, इसको चार्ज नहीं कर सकते। दूसरा होता है जो घड़ी में सेल लगता है। घड़ी में आप पीछे खोलोगे ना,
इसे पीछे बटन जैसा सेल दिखेगा, बटन जैसा सेल, उसे बोलते हैं मरकरी सेल। वो क्या होती है, चलते चलते रुक जाती है तो फिर दोबारा नहीं चलती, उसको भी चार्ज नहीं कर सकते। आपने देखा होगा कितनी भी महंगी घड़ी हो, आप जब जाते हो बैटरी वाले के पास, वो ऐसे क्लिप से निकाल के ऐसे फेंक देता है, क्यों? क्योंकि वो खत्म हो गया। यानी कि प्राइमरी सेल वो है जो इरिवर्सिबल है। कैसा है? इरिवर्सिबल है, यानी कि जिसे रीयूज नहीं कर सकते, रीयूज नहीं कर सकते हैं, जिसे चार्ज नहीं कर सकते हैं, जिसे चार्ज नहीं कर सकते हैं। ठीक है सर, अच्छी बात है। अब ध्यान से समझो, सेकेंडरी सेल में दो टाइप के सेल होते हैं जो एनसीईआरटी में दिए हैं। एक ये वाला सेल है भैया जो हमारे माइक में लगता है, ध्यान से देख लो, ये चार्जर है, यहां से पिन खोजते हैं, ये वाला सेल है। ये भी उसी के जैसा है, ये भी उसी के जैसा है। अभी हम पढ़ेंगे निकिल कैडमियम वाला सेल जो होता है, निकिल कैडमियम वाला सेल जो होता है, ये निकिल कैडमियम का सेल है मेरे भाई। इसे यहां पे लगा के चार्ज किया जाता है। तुमने कहा इसमें और इसमें डिफरेंस क्या है? भाई ये भी तो इसी के जैसा लग रहा है, हमको कैसे पता चलेगा किसको चार्ज लगाना किसको चार्ज नहीं लगाना है? तो मेरे भाई आपको बता दूं कि आपका इसके अंदर का प्रोसेस अलग अलग होता है। इसका जो बनावट है अंदर वो अलग लेयरिंग है, इसके अंदर मटेरियल जो है वो अलग है, बनावट अलग है। ऐसा थोड़ी है कि इसको भी यहां पे लगा दूंगा तो चार्ज हो जाएगा, ना रे बाबा, चार्ज नहीं होगा। ये दोनों में कंफ्यूज होते हैं बच्चे, इन दोनों में कंफ्यूज होते हैं मेरा भाई, इन दोनों में कंफ्यूज होते हैं। तो सेकेंडरी सेल के बारे में कोई पूछे तो क्या बोलोगे? रिवर्सिबल सेल। कैसा है? रिवर्सिबल सेल है, रीयूज्ड किया जाता है, महंगा भी होता है थोड़ा सा, और इसे चार्ज भी किया जा सकता है। इसमें चार्जिंग पॉसिबल है, बिल्कुल चार्जिंग पॉसिबल है, तभी रीयूज करते हैं। तुमने कहा चलो एक ये हो गया, एक घड़ी वाला सेल हो गया, बटन सेल, वो आता है प्राइमरी में। अब तुम्हें मैं एक चीज और बताता हूं, बैटरा। ध्यान से समझना, भी इसकी जरूरत पड़ेगी। बैटरा, देखता हूं बैटरा है क्या यहाँ पे।
हेलो 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 हेलो, सॉरी सॉरी सॉरी। परेशान मत होना, सॉरी, फिर से एक्सप्लेन। चलो अच्छा, मिस्टेक हो गया मेरे। जो प्राइमरी सेल है उसके एग्जांपल क्या है? लैक्लांसे सेल, जिसे हम ड्राई सेल भी बोलते हैं। फिर से एक्सप्लेन कर रहा हूं, चिल्लपो नहीं, ड्राई सेल। ठीक है। जो बटन सेल होता है, जो घड़ी वाली सेल होती है, आपने देखा वो बटन जैसी सेल होती है, ऐसी बटन जैसी सेल, उसे कहते हैं मरकरी सेल। उसमें क्या होता है? मरकरी होता है। सेकेंडरी सेल जो होता है वो लेड स्टोरेज सेल होता है, लेड का बना होता है। किसका बना होता है? लेड का बना होता है। अभी जो हमने दिखाया था एक्सपेरिमेंट करके, देखा था ना, 2 पॉइंट थे, एक पे प्लस था, एक पे माइनस था। एनोड पे ऑक्सीडेशन, कैथोड पे रिडक्शन होगा। दूसरा निकिल कैडमियम सेल, ये है निकिल कैडमियम सेल। सॉरी यार, वो क्या ना, बैटरी लेने गया ना तो माइक बंद करके गया था बाहर, तो उसके लिए माफ कर देना यार। फिर तो देखो मैं एक्सप्लेन कर दे रहा हूं। इसमें बड़ा कंफ्यूजन था अपने को, कोटा में समझ में ही नहीं आया कि कौन भैया लैक्लांस से, कौन निकिल कैडमियम। हाँ जानते दोनों थे, देखे नहीं थे कभी। अब देख लो, दोनों एक ही जैसे होते हैं, बस अंदर का फेनोमेना अलग अलग होता है। दोनों के अंदर का फेनोमेना अलग अलग होता है मेरे भाई। दोनों के अंदर का फेनोमेना क्या होता है? अलग अलग होता है, अलग अलग होता है। जो निकिल कैडमियम बैटरी होती है ना, उसके अंदर एक लेयर बनी होती है जिससे हम चार्ज करते हैं, कैथोड लेयर सेपरेशन जिसे बोलते हैं, एनोड। एनसीईआरटी में चित्र दिया, ये भी ऐसे ही होता है। हेलो 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 हेलो। जब सेकेंडरी सेल में डिस्चार्जिंग होती है तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की तरह काम करती है। यानी कि देखो, इसमें जो बैटरी लगी है, ये ध्यान से देखना, इसमें जो बैटरी लगी मेरे भाई, इसमें ये जो काम कर रही है, तो क्या यहां पे हमने कोई करंट दिया है? नहीं। ये इलेक्ट्रिकल, ये केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज कर रहा है, तभी तो वहां पे जा रहा है ना वाइस। अब सोचो इसे चार्ज करेंगे, जब इसे चार्ज करेंगे तब क्या होगा? जब इसे चार्ज करेंगे तब क्या होगा? ध्यान से देखना, अब ध्यान से समझो। ये बैटरी है और ये चार्जर है। चार्जर को पिन में लगाएंगे तो ये बैटरी चालू हो जाएगा। चार्जर को पिन में लगाएंगे तो बैटरी चालू हो जाएगा। यहां पे दिखेगा क्या? नहीं, दिखाता हूं। ये देखो, ये देखो, बैटरी चालू हो गया। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि बाहर से करंट हम सप्लाई कर रहे हैं, बाहर से करंट हम सप्लाई कर रहे हैं तो रिएक्शन हो रही है इसके अंदर। यानी कि जब हम चार्ज करेंगे तो ये तो बेटा दूसरा सेल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? दूसरा सेल हो जाएगा। कौन सा सेल? ये बहुत गजब की चीज पूछा जाएगा। चार्जिंग के दौरान, चार्जिंग के दौरान क्या हो जाएगा? ये इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की तरह काम कर जाएगा। तुमने कहा यस, यस, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। बाहर से करंट दे रहे हो, बाहर से करंट दे रहे हो, इसके अंदर, इसके अंदर होगा ना। अबे ये जो सेल है ना, इसी के अंदर कैथोड एनोड है, इसी के अंदर कैथोड एनोड है। ये जो सेल देखते नहीं हो, ये यही है। ओके, तुमने कहा ये गजब की बात बताई। डिस्चार्जिंग में एनोड पे ऑक्सीडेशन, कैथोड पे रिडक्शन होगा। यहां भी एनोड पे ऑक्सीडेशन, कैथोड पे रिडक्शन होगा। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल देखो, लेकिन रिएक्शन पलट जाएगी। यानी कि जो एनोड था वो कैथोड हो जाएगा, जो कैथोड था वो एनोड हो जाएगा। ये थोड़ा सा लंबा प्रोसेस है, इसके लिए आप एनसीईआरटी की थ्योरी एक बार पढ़ लेना। मुझे नहीं लगता इतना डीप पूछेगा, हाँ, लेकिन नहीं पूछा जाएगा इसी कोई गारंटी नहीं है, पूछा जाएगा और पूछा जा सकता है। चलो भाई, ठीक है भाई, इतनी बात समझ में आ गई होगी। उम्मीद करता हूँ मेरे प्यारे बच्चे समझ रहे होंगे। चलो ठीक है भैया, चलो भाई आगे बढ़े। तो आइए, प्राइमरी बैटरी में पहले पढ़ते हैं लैक्लांसे सेल। क्या पढ़ते हैं? लैक्लांसे सेल। पहले इसे ड्राई सेल के नाम से जाना जाता था। पहले क्या जानता था इसे? ड्राई सेल के नाम से जाना जाता था। किस नाम से जाना जाता था? ड्राई सेल के नाम से जाना जाता था। ठीक है। इसका जो एनोड है वो जिंक होता था, और जिंक का क्या होता था? ऑक्सीडेशन। क्या होता है? ऑक्सीडेशन, एनोड। ये जो कार्बन रॉड है ना,
ये जो कार्बन रॉड है, ब्लैक ब्लैक दिख रहा होगा ये जो कार्बन रॉड है, आपने कभी बैटरी खोली है? नहीं खोली है तो मोटी वाली बैटरी खोलना एक बार, जो टार्च में लगाते हैं, खोलना तो बीच में एक रॉड दिखेगा काला सा, उसे बोलते हैं कार्बन रॉड, जो किसकी तरह काम करता है? कैथोड की तरह। किसकी तरह काम करता है? कैथोड की तरह। ऊपर एक कैप लगी होती है जो इसके लेयर से जुड़ी होती है। यानी कि इस वाले की बात की जाए तो यहां पे ये जो उठा हुआ है ना, इसके अंदर एक रॉड है, वो कैथोड है। इसका जो सरफेस है ना, इसका सरफेस, ये वाला सरफेस और पीछे वाला सरफेस, ये किसकी तरह काम करेगा? ये किसकी तरह काम करेगा? एनोड की तरह काम करेगा। और ये जिंक का होता है। किसका होता है? जिंक का होता है। तभी तो सोचो इधर और इधर वाले ही तो स्प्रिंग से जुड़े होते हैं, याद करो। बिल्कुल सही। अरे समझ में आ गया बड़ो? समझ में आ गया भैया। जो कैथोड होता है, जो कैथोड होता है उस पर रिडक्शन होगा। लेकिन बेटा रिडक्शन किसका होगा? ये तो इनर्ट है, तो तुमने कहा कैथोड पर रिडक्शन होगा, इसके अंदर जो मटेरियल भरे होंगे। मटेरियल क्या भरा हुआ है? ध्यान से समझ लो। MnO2 भरा है, कार्बन ब्लैक ये है, और NH4Cl का पेस्ट भरा। यानी कि नाम का ड्राई सेल है, इसके अंदर पेस्ट होती है। इसके अंदर क्या होती है? पेस्ट होती है। किस किस की पेस्ट होती है? MnO2 की, और साथ में NH4Cl की पेस्ट होती है। किसकी होती है? NH4Cl की पेस्ट होती है। ठीक है भैया, ओके। तो कैथोड पे क्या होता है? रिडक्शन होगा। किसका? MnO2 का रिडक्शन होगा NH4 प्लस की प्रेजेंस में, और ये जाएगा MnOOH होल, हाँ ठीक है, MnOOH, यानी कि ये जाएगा +3 में, ये है +4 में। ठीक है भैया, किस में जाएगा? +3 में जाएगा। प्लस क्या निकलेगा? NH3 निकलेगा। ओके। जब इसे हम बैलेंस करेंगे मेरे भाई, जब इसे हम बैलेंस करेंगे तो आपको रिएक्शन कुछ इस प्रकार दिखेगी। जिंक प्लस MnO2 प्लस NH4 प्लस प्लस, इसको मैं लिख ले रहा हूं गिब्स Mn2O3 भी बोला जाता है, क्योंकि लास्ट में ये पानी हटा ही देगा। ठीक है ना? 2 प्लस, ठीक, हाँ ठीक है, Mn2O3 प्लस NH3 प्लस, ऊपर से क्या आएगा? Zn+2। ठीक है ना? जरूरत पड़े तो यहाँ पे 2 से गुणा कर दो, 2 से यहाँ भी गुणा कर दो, 2 से यहाँ भी गुणा कर दो, बैलेंस हो जाएगा। अब जब सॉल्यूशन में जिंक +2 और NH3 कॉम्प्लेक्स बना लेते हैं, जिंक NH3 होल ट्वाइस 2+, और यही जो कॉम्प्लेक्स बनता है, इसी कॉम्प्लेक्स की वजह से बैटरी क्या होती है? धीरे धीरे क्या हो जाती है? खत्म हो जाती है। अरे भैया, किसी की क्षमता है ना, लाइफ है, कितने देर काम करोगे? जबरदस्ती तो काम नहीं कर। अब तुमने कहा वोल्टेज कितना देता है, इसका जो वोल्टेज है ना वो इंपॉर्टेंट है। वोल्टेज जो आता है यहाँ पे वो 1.5 वोल्ट का आता है। इसका जो वोल्टेज होता है वो 1.5 वोल्ट का होता है। अब सवाल कैसे पूछेगा कि लाइक्लांसे सेल को किस नाम से जाना जाता है? ड्राई सेल के नाम से जाना जाता है। लाइक्लांसे सेल में एनोड कौन होता है? जिंक होता है। लाइक्लांसे सेल में कैथोड कौन होता है? कार्बन होता है, कार्बन ब्लैक, जिसे हम लोग बोलते हैं ग्रेफाइट बोलते थे, जिसे हम लोग इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में ग्रेफाइट बोलते थे। ठीक है ना? वो होता है। ठीक है भैया, एनोड पे ऑक्सीडेशन होगा, कैथोड पे रिडक्शन होगा, और इसमें क्या कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनता है? जिंक NH3 होल ट्वाइस 2+। वोल्टेज कितने का मिलता है? 1.5 वोल्ट का। इसके अंदर जो पेस्ट भरा जाता है वो कौन सा होता है? MnO2 मैग्नीज डाइऑक्साइड प्लस अमोनियम क्लोराइड का पेस्ट। किसका? अमोनियम क्लोराइड का पेस्ट। ये बात ध्यान से देख लो, इतनी ही बात आपसे पूछी जाएगी, ध्यान से समझ लेना। NH4Cl और जो ZnCl2 का पेस्ट होता है, ठीक है ना? यानी कि इस पेस्ट में ZnCl2 भी भरा जाता है। क्या भरा जाता है? ZnCl2। तुमने कहा ZnCl2 नहीं भी भरोगे तो Zn+2 सिस्टम में आएगा तो Cl- के साथ मिलकर ZnCl2 ही बनाएगा, उसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है। इतनी बात एनसीईआरटी में लिखी है, मैंने आपको बता दी।
इतनी बात लिखी है एनसीईआरटी में, ठीक है ना भाई। चले भाई आगे बढ़े, क्या आगे बढ़ा जाए क्या भैया? अरे भाई आगे बढ़े क्या? ओके। दूसरा है बटन सेल, जिसे हम लोग मरकरी सेल भी कहते हैं। क्या कहते हैं? मरकरी सेल भी कहते हैं। अब एनसीईआरटी में जो चित्र है वो तो मैंने बोला था बनाने के लिए, इन्होंने बनाया नहीं, तो बता देता हूं, ऐसे ही होता है। ठीक है भाई। घड़ी नहीं है, नहीं तो बना के दिखाता। गोल सा होता है बस, ये समझ लो गोला सा होता है। कैसा होता है? गोला सा होता है, गोला सा। ठीक है भैया। अब इसमें प्रोसेस क्या होता है वो जरा इंपॉर्टेंट है, वो समझना पड़ेगा आपको, कि इसे जिंक मरकरी सेल भी कहते हैं। क्या कहते हैं? जिंक मरकरी सेल भी कहते हैं। इसका नाम क्या है? जिंक मरकरी सेल, जिंक मरकरी सेल। अब ध्यान से समझना, जो एनोड होता है वो जिंक का होता है, जो कैथोड होता है वो मरकरी का होता है। यानी कि जिंक ऑक्साइड होके किस में जाएगा? ZnO में, और HgO रिड्यूस होके किस में जाएगा? Hg में। और इनको जब जोड़ दोगे तो एक सेल रिएक्शन बनेगी, जिंक प्लस HgO गिव्स Hg प्लस ZnO, Hg प्लस ZnO। और इसका जो वोल्टेज होता है उससे कम 1.35 वोल्ट होता है। कितना होता है? 1.35 वोल्ट होता है। देखो ऑक्सीडेशन तो पता है ना, 0 से +2 में जाना ऑक्सीडेशन है, +2 से 0 में जाना रिडक्शन है। क्या है? रिडक्शन है। आपसे पूछा जाएगा जिंक का काम क्या है? ऑक्सीडेशन का। मरकरी का काम क्या है? रिडक्शन का। मेरे भाई क्या मेरी बात समझ में आ रही है? क्या मेरी बात समझ में आ रही है? ध्यान से समझना, इसमें क्या होता है? कोई आयन नहीं होता है, इसमें कोई भी आयन नहीं होता है। एनसीईआरटी में लिखा है जब कोई आयन नहीं होता है तो कोई भी कंसंट्रेशन में चेंज नहीं आता है। यानी कि ये चलते चलते क्या हो जाएगा? एकाएक बंद होगा और निकल लेगा। जब जिसमें आयंस होते हैं, जैसे पहले वाले सेल में आयंस थे, तो आयंस क्या कर रहे हैं? चल रहे हैं। तुमने झटका दिया, हिलाया, जैसे इस वाले सेल को हिलाया, चाट लिया, ऐसे कर दिया, फिर लगा दिया। बात समझ में आ रही है? तो क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? फिर से चलने लगे, क्योंकि इसमें आयंस है। इसमें आयंस नहीं होने की वजह से एक बार ये खत्म, बटन वाली जो सेल होती है, चलते चलते खत्म तो खत्म। हाँ, लेकिन इसकी एक लाइफ होती है, ऐसा नहीं कि आज लगाया कल ही खत्म हो जाएगी। इसकी एक लाइफ होती है, जितना तो वो ये चलती ही चलती। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? ठीक है। ये सेकेंडरी सेल है जिसे बोलते हैं लेड स्टोरेज बैटरी। इसे ध्यान से देख लो भाई, इसे देख लो मेरे भाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे भाई। इससे सवाल खूब पूछा जाएगा, इससे सवाल खूब पूछा जाएगा। चले भाई आगे बढ़े क्या? चले भाई आगे बढ़े क्या? ठीक है भैया। अभी जो बैटरी मैंने दिखाई थी, मैंने बोला था प्लस माइनस लगे होते हैं। माइनस वाला एनोड होता, बताया था, और प्लस वाला कैथोड होता है, लोन फॉलो करता है। इसमें ऐसे ऐसे क्या होते हैं? ढेर सारे प्लेटें लगी होती हैं। उन प्लेटों के अंदर इलेक्ट्रोलाइट्स डालते हैं। क्या डालते हैं? इलेक्ट्रोलाइट्स डालते हैं। लोग कहते नहीं है बैटरी का एसिड है। किसका है? बैटरी का एसिड है। देखो कपड़े गिरेगा तो कपड़ा काट देगा, तो कौन सा एसिड होता है? जो इलेक्ट्रोलाइट होता है वो 38% होता है, W/W
H2SO4, पाइबेट बोलते हैं। तो आपने देखा होगा कि जो पानी बैटरी में डालने के लिए लाते हैं वो कम एसिडिक होता है। जो लोग आपने एसिड अटैक वगैरह देखा होगा तो उसमें रिसर्च की जाती है कि आपको बैटरी का एसिड ना किसी को देना है और ना ही कहीं से खरीदना है। बेचना खरीदना भी इस पे मतलब जुर्म माना जाता है। भाई क्यों खरीद रहे हो आप इसे, क्या काम आपको। तो आपको बैटरी के एसिड से अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि अगर वो त्वचा पे गिर गया तो बेटा बहुत हार्ड H2SO4 होता है, निपटा देगा। क्या कर देगा, निपटा देगा। ठीक है भैया। जो एनोड होते हैं वो लेड का होता है, जो कैथोड होता है वो लेड ऑक्साइड का होता है। एनोड लेड का होता है, कैथोड लेड ऑक्साइड का होता है। ठीक है भैया। अब आपको डिस्चार्ज होगा, ये बैटरी मान लो चार्ज है, अब ये डिस्चार्ज होगा तो क्या रिएक्शन होगी। सारी रिएक्शन डिस्चार्ज पे ही लिखा गया है। एनोड पे जो रिएक्शन होगी वो तो ऑक्सीडेशन होगा। पीबी का किस में, PbSO4 में होगा। ठीक है भैया। लेकिन कैथोड पे क्या होगा, रिडक्शन होगा। किसका, PbO2 का। किस में, PbSO4 में। ऐसा क्यों हो रहा, क्योंकि सॉल्यूशन में क्या है, H2SO4 है ना, SO4-2 है। क्या है, SO4-2 है। अगर मैं इन दोनों को जोड़ लूं तो एक सेल रिएक्शन मिलेगी, नेट सेल रिएक्शन, जिसमें क्या होगा, Pb प्लस PbO2 प्लस H2SO4 होगा। ठीक है। मिलके क्या बना रहा होगा, PbSO4 बना रहा होगा। क्या बना रहा होगा, PbSO4 बना रहा होगा प्लस H प्लस। क्या हो जाएगा, H प्लस। इसे कहते हैं डिस्चार्जिंग की रिएक्शन। इसे कौन सी रिएक्शन कहते हैं, डिस्चार्जिंग की रिएक्शन कहते हैं। कौन सी रिएक्शन कहते हैं, डिस्चार्जिंग की रिएक्शन। इसको तो हम बैलेंस कर सकते हैं H2O से। दो ऑक्सीजन उधर, दो ऑक्सीजन, बैलेंस हो गया। अब ध्यान से समझना, ये रिएक्शन कब हो रही है, डिस्चार्जिंग के टाइम पे। कब, डिस्चार्जिंग पे। ठीक है भैया। जब आप चार्जिंग लगाते हो तो क्या होता है, जब आप चार्जिंग लगाते हो तो क्या होता है, PbSO4 जाता है किसमें, PbO2 में, और PbSO4 जाता है PbO में। यानी कि जब आप चार्जिंग करते हो तब क्या होता है, चार्जिंग के समय रिएक्शन पलट जाती है। ये रिएक्शन क्या हो जाती है, रिवर्स हो जाती है, रिवर्स ऑफ डिस्चार्जिंग रिएक्शन, रिवर्स ऑफ डिस्चार्जिंग रिएक्शन। यानी कि मोटा मोटा लिख दे रहा हूं, PbSO4 जाएगा Pb में और प्लस PbO2 में। अब ध्यान से समझना, अब बेटा इसी का क्या होगा, रिडक्शन हो रहा है, और इसी का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। यानी कि जिसका पहले ऑक्सीडेशन हुआ था अब उसका रिडक्शन होगा। वो किस प्रोसेस में होगा, रिडक्शन में। ये देख लो, ज्यादा टेंशन मत लो, ज्यादा टेंशन नहीं ले। डिस्चार्जिंग के समय Pb एनोड का काम करेगा, उसका रिडक्शन होगा। PbO2 कैथोड का काम करेगा, उसका रिडक्शन उसका क्या होगा, रिडक्शन होगा। और जो एनोड की तरह काम करेगा उसका ऑक्सीडेशन होगा। अबे एनोड पे ऑक्सीडेशन होता है, फिक्स है ना। कैथोड पे रिडक्शन होता है, ये भी तो फिक्स है ना भाई। तो टेंशन किस बात की। क्या मेरी बात समझ पा रहे हो, क्या मेरी बात समझ पा रहे हो मेरे भाई, क्या इतनी बात समझ में आई क्या, क्या इतनी बात समझ में आई क्या भैया। इलेक्ट्रोलाइट क्या डालते हैं, H2SO4 डालते हैं। क्या डालते हैं, H2SO4 डालते हैं। याद रहेगा कितना परसेंट, 38%। कितना परसेंट, 38% मेरे भाई। कितना परसेंट, 38% डालते हैं। ठीक है। अगर आप मेरे से पूछो इसका वोल्टेज कितना होगा, अगर आप मेरे से पूछो कि इसका वोल्टेज कितना होगा मेरे भाई, तो बेटा लेड स्टोरेज बैटरी की
लेड स्टोरेज बैटरी की मेरे भाई वोल्टेज क्या होती है, फिक्स नहीं होती है, बढ़ा घटा सकते हो। अरे इसकी इसकी वोल्टेज क्या होती है, फिक्स नहीं होती है। आपने देखा होगा जब आप मार्केट में जाते हो, इन्वर्टर के लिए अलग होता है, मोटरसाइकिल के लिए अलग होता है, कार के लिए अलग होता है। क्या याद आया कुछ आपको? क्या कुछ याद आया मेरे भाई? बिल्कुल, कई 9 वोल्ट होता है, कई 6 वोल्ट होता है, कई 12 वोल्ट होता है। क्या मेरी बात समझ में आई क्या? चलो भाई, ओके, अब आगे बढ़ते हैं। ये पढ़ लिया हमने। निकिल कैडमियम बैटरी। दूसरा जो चार्जिंग बैटरी वो क्या है, निकिल कैडमियम बैटरी। ठीक है ना, चार्जिंग होती है। इसका जो वोल्टेज होता है वो 1.2 होना चाहिए। एक बार मैं बैटरी में देख लेता हूं कितना लिखा है, क्योंकि ताजा ताजा काम हो जाएगा। 1.2, ये देखो, देखो नीचे लिखा नहीं दिखेगा। दिखा क्या? नहीं दिखा। 1.2 वोल्टेज होता है। कितना होता है? 1.2 वोल्ट होता है। ये भी इसी के जैसा होता है, ऐसे लंबा सा, लेकिन अंदर का जो स्ट्रक्चर है ना मेरे भाई, वो अलग होता है। अंदर का स्ट्रक्चर जो होता है वो अलग होता है। इसमें बहुत सारी रिएक्शन नहीं दे रखी है, इसमें सिंपल सा दे रखा है कि कैडमियम का ऑक्सीडेशन होता है, कैडमियम का ऑक्सीडेशन होता है, निकिल का क्या होता है, रिडक्शन होता है। निकिल का रिडक्शन होता है और कैडमियम का ऑक्सीडेशन होता है। ये खुद कह रहा है कि ऐसा है भैया, ये सेल रिएक्शन है, ये सेल रिएक्शन है। और सारी सेल रिएक्शन कैसी होती है? स्पॉन्टेनियस होती है, क्योंकि बेटा ये इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की तरह काम करते हैं डिस्चार्ज होते समय। ये कहता है कि इसमें एनोड कैथोड के बारे में जानकारी नहीं चाहिए। एनसीईआरटी में लिखा है कि इसमें फर्दर जानकारी आपको नहीं चाहिए, बस ये रिएक्शन आपको पता होना चाहिए, और ये सेकेंडरी सेल होता है ये पता होना चाहिए। और जो एनोड होता है वो कैडमियम का होता है, जो कैथोड होता है वो निकिल का होता है। इससे ज्यादा तुम्हें कुछ नहीं जानना, इससे ज्यादा तुम्हें इसमें कुछ जानना ही नहीं है मेरे भाई, इससे ज्यादा तुम्हें कुछ इसमें जानना ही नहीं। लेकिन तुमने कहा चलो सर ये सब सेल तो काम हो रही है, जैसे हमें हमें जाना है रॉकेट, हमें जाना चंद्रयान पे। हमें कहाँ जाना है? चंद्रयान पे। अब चंद्रयान पे बैटरी लेके थोड़ी जाएंगे, चंद्रयान पे बैटरा लेके थोड़ी जाएंगे, पता चला एसिड गिर गया, साला खुद ही जल के मर गए। तो वहां पे यूज करते हैं फ्यूल सेल। क्या बोलते हैं? फ्यूल सेल। फ्यूल सेल की जो एफिशिएंसी होती है बहुत ही अच्छी होती है, 70% एफिशिएंसी होती है। क्या होती है? 70% एफिशिएंसी होती है। जो कोल इंडस्ट्री की होती है, जो कोल जैसे कोयला से बिजली नहीं बनाते हैं, वो 40% एफिशिएंसी होती है उसकी। कोयला से जो बिजली बनाते हैं उसकी एफिशिएंसी कितनी होती है? 40% होती है। लेकिन जो फ्यूल सेल बनाता है, फ्यूल सेल क्या होता है? कंबसन करते हैं। क्या करते हैं? कंबसन करते हैं। क्या करते हैं? कंबसन करते हैं। क्या करते हैं? कंबसन करते हैं, जलाते हैं। किसको? जलाते हैं। जैसे मैं बोलूं तुमसे जैसे मैं तुमसे बोलूं H2O2 फ्यूल सेल, यानी कि बड़ा सिंपल सी बात बोल रहा हूं, यानी कि इसमें H2 और O2 की रिएक्शन करा दो और क्या बना दो? H2O बना दो, 2H2 2H2 बना दो। अगर मान लो किसी ने बोला मीथेन O2 सेल फ्यूल सेल, इसका मतलब CH4 का कंबसन करा दो, किसकी प्रेजेंस में? O2 की प्रेजेंस में। CO2 प्लस H2O बना लो। जो H2O बनाएगा ना उसी के वेपर से वो चलेगा। अगर किसी ने बोल दिया मिथेनॉल, एनसीईआरटी में 3 ही दे रखा है, मिथेनॉल O2 फ्यूल सेल, यानी कि इसको भी क्या कर दो? जला दो। CH3OH, किसी भी हाइड्रोकार्बन को ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जलाओगे तो CO2 और H2 मिलेगा, इतना तो पता ही है। ठीक है सर।
ठीक है भैया, इतनी बात समझ में आ गई। और आपने पढ़ा होगा कि नहीं पढ़ा, मैं पढ़ाऊंगा कंबसन में, हीट ऑफ कंबसन में मैं पढ़ाऊंगा कि ऑन कंबसन हीट क्या होती है, इवॉल्व होती है, यानी कि एक्सोथर्मिक होती है। और अगर किसी को निकालना है एफिशिएंसी ऑफ सेल, इफिशियंसी ऑफ सेल, तो वो होता है डेल्टा जी बाई डेल्टा एच। और परसेंट एफिशिएंसी निकालना तो गुणे 100 कर दो, ठीक है भाई। यानी कि मैं लिख सकता हूं -NFE सेल अपॉन डेल्टा एच गुणे 100। परसेंट एफिशिएंसी ऑफ सेल निकालना है तो होता है डेल्टा जी बाई डेल्टा एच, ये बात दिमाग में बैठा लेना। डेल्टा जी बाई डेल्टा एच होता है। क्या मेरी बात समझ में आ गई क्या भाई? क्या मेरी बात समझ में आ गई भैया? अरे क्या मेरी बात समझ में आ गई भाई? बाकी जानकारी चाहिए हो तो इसके अंदर आप पढ़ लेना, ठीक है। इसका चित्र कैसे है, H2 यहां से पास कर रहे हैं, O2 यहां से पास करना है, दोनों को जला रहे हैं। ये एक वाली जो प्लेट है वो एनोड है और ये वाली जो प्लेट है वो कैथोड है। तो एनोड कैथोड का रिएक्शन होगा, यहाँ पे एक्वस इलेक्ट्रोलाइट है, यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट क्या है, H2O है। जब ये जलेंगे हीट देगा, हीट से वेपर बनेगा, उसी से क्या हो जाएगा, हमें एक एनर्जी मिलेगी। क्या मिलेगी, एक एनर्जी मिलेगी, जिस एनर्जी से हमारा सिस्टम काम करेगा। बहुत सिंपल है। अगर H2O2 सेल वही बोल रहा है तो उसकी रिएक्शन क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी। अगर आपसे बोला है कि किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है और इसका रिडक्शन हो रहा है, तो तुम्हें पता है कि जो H2 होगा वो एनोड पे जाएगा, जिसका ऑक्सीडेशन है वो एनोड पे जाएगा, जो O2 है वो कहां पे जाएगा, कैथोड पे जाएगा। कहां जाएगा, कैथोड पे जाएगा। बस इतनी सी बात तुम्हें याद रखना। क्या मेरी बात समझ में आई भाई? बिल्कुल सही बात। मेन फीचर्स ऑफ सेल दे दिया था, ड्राई सेल जिसे लैक्लॉन्से सेल भी बोलते हैं, लैक्लॉन्से सेल या लैक्लॉन्से सेल बोलते हैं, ठीक है। सराउंडेड बाई MnO2 एंड कार्बन ग्रेफाइट, ठीक है। इलेक्ट्रोलाइट क्या भरे जाते हैं, NH4Cl+ ZnCl2 टचिंग एनोड, ओके। लेड स्टोरेज बैटरी का बता दिया, H2O2 फ्यूल सेल का बता दिया, ठीक है भाई। क्या भरे जाते हैं इसमें, इलेक्ट्रोलाइट जो भरा जाता है वो क्या होता है, एक्वस NaOH। क्या होता है, एक्वस NaOH भरा जाता है, ठीक है भाई। अब ध्यान से समझना, अब आपसे सवाल पूछा जाएगा, पहले आप याद कर लो। जो सेल है वो दो टाइप के होते हैं, एक होता है प्राइमरी सेल, दूसरा होता है सेकेंडरी सेल। प्राइमरी सेल दो टाइप के पढ़ने हैं, तुमने कहा दिमाग में आया कुछ, अच्छा अच्छा। एक ड्राई सेल लैक्लॉन्से, दूसरा बटन सेल। बटन को हम बोलते हैं जिंक मरकरी सेल। क्या बोलते हैं, जिंक मरकरी सेल। इसमें क्या पढ़ना है, लेड स्टोरेज सेल, लेड से लेड पता चल रहा है, दूसरा निकिल कैडमियम सेल, ठीक है। इसकी वोल्टेज आप घटा बढ़ा सकते हो, इसकी वोल्टेज होती है 1.5, इसकी होती है 1.35, इसकी होती है 1.2। ये जितना चाहे उतना ले लो ना, 6 वोल्ट 10 वोल्ट 12 वोल्ट 15 वोल्ट अपने यूज के हिसाब से। पूछा जाएगा आपसे कि लैक्लॉन्से सेल में पेस्ट किसका भरा जाता है, पूछा जाएगा एनोड कौन है, पूछा जाएगा कैथोड कौन है। मंत्रा दे रहा हूं रिएक्शन तुम्हें ऑप्शन में दिए रहेंगे। एनोड पे याद रखना क्या होगा, क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा हमेशा। कैथोड पे क्या होगा, रिडक्शन होगा, चाहे वो चार्ज हो रहा हो चाहे वो डिस्चार्ज हो रहा हो। ये बात आराम से याद रखना। अगर चार्जिंग हो रही है, सॉरी, अगर डिस्चार्जिंग हो रही, कोई सेल है वो डिस्चार्ज हो रहा है, इसका मतलब मेरे भाई वो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है। अगर किसी को चार्ज कर रहे हैं तो वो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है। फटाक से जाके डीपीपी करो, सारे सवाल नहीं हो जाएंगे तो बताना मेरे से, सारे के सारे सवाल हो जाएंगे। क्या मेरी बात समझ पा रहे हो? क्या मेरे प्यारे बच्चों मेरी बात समझ पा रहे हो? क्या तुम्हें हर एक बात समझ में आ रही है? क्या तुम्हें हर एक बात समझ में आ रही है भाई? क्लियर है? क्वेश्चन करवा दें क्या कुछ? रुको क्वेश्चन निकालते हैं, क्वेश्चन जो डीपीपी में आते हैं वहां से निकालते हैं। एक सेकंड, चलिए मैं आपसे सवाल पूछता हूं।
मैं आपसे सवाल पूछता हूं कि फ्यूल सेल में एनोड पे क्या रिएक्शन होती है, फ्यूल सेल में एनोड पे क्या रिएक्शन होती है और कैथोड पे क्या रिएक्शन होती है। दूसरा, वोल्टिक सेल इज कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ फ्यूल सेल, हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। ठीक है, देखो जो फ्यूल सेल वाला कॉन्सेप्ट ना वो थोड़ा सा डिफरेंट है। फ्यूल सेल वाला कॉन्सेप्ट क्या थोड़ा सा डिफरेंट है। अरे आपको भी पता ना H2O2 की रिएक्शन ऐसे थोड़ी होगी, जलाना पड़ेगा ना, तो मास एनर्जी देनी पड़ेगी। ठीक है भाई, अगर मैं आपसे कहूं कि लैक्लॉन्से सेल में क्या होगा, ग्रेफाइट एनोड है, उस पे कौन सी रिएक्शन हो रही है, तो एनोड पे क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है। बड़ा सिंपल है यार, बहुत मतलब इसमें ज्यादा हौच पौच नहीं है, और हम ज्यादा ना हौच पौच करेंगे, हम सीधे आगे बढ़ते हैं। चले भाई आगे बढ़े, अगला टॉपिक लगा। चाहे तो एक बार थ्योरी पढ़ लेना, नहीं चाहे तो मत पढ़ना, कोई टेंशन नहीं है। कोरोजन, कोरोजन में हमें क्या पढ़ना, रस्टिंग ऑफ आयरन पढ़ना, रस्टिंग ऑफ आयरन पढ़ना। ये भी किसकी तरह काम करता है, ये भी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की तरह काम करता है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की तरह काम करता है। यानी कि इसमें भी एक एनोड होगा जिसपे क्या होगा ऑक्सीडेशन होगा, और एक कैथोड होगा जिसपे रिडक्शन होगा। यानी कि मेरे भाई चाहे कोरोजन हो चाहे आपका कोई सेल हो, ये दोनों किस पे वर्क करेंगे, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल पे वर्क करेंगे। यानी कि एनोड पे ऑक्सीडेशन होगा, कैथोड पे रिडक्शन होगा, एनोड पे ऑक्सीडेशन होगा, कैथोड पे रिडक्शन होगा। तुमने कहा ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। मैंने मान लिया ये लोहे की राड है, मान लिया मैंने लोहे की राड है। अच्छा, रस्टिंग ऑफ आयरन किसकी प्रेजेंस में होगा, किसकी प्रेजेंस में, ऑक्सीजन और पानी की प्रेजेंस में, और साथ में CO2 गैस भी होता है जो H2CO3 बनाता है, ऐसा NCERT में लिखा हुआ है, मैं उसकी बात नहीं कर। ये हमारे पास आयरन की रॉड है। अब यहां पे हमने एक ड्रॉपलेट्स बना लिया, ये पानी की बूंद बना ली हमने, क्या बना ली, पानी की बूंद बना ली। और यहाँ एटमॉस्फेयर से क्या आ रहा है, O2 आ रहा है, एटमॉस्फेयर से क्या आ रहा है, O2 आ रहा है, एटमॉस्फेयर से क्या आ रहा है, O2 आ रहा है। ठीक है भैया, अब आयरन का जो है कोरोजन कब होगा, जब आयरन के मॉलिक्यूल्स बाहर जाएंगे, किसमें जाएंगे, Fe+2 में, Fe+2 में, Fe+2 में, बाद में ये रिड्यूस होके Fe+3 में चले जाएंगे। यानी कि अगर मैं बात करूं एट एनोड, तो एनोड पे क्या होगा, आयरन होगा, जो किसमें जा रहा होगा, Fe+2 में। अगर मैं बात करूं एट कैथोड, कैथोड पे क्या होगा, ऑक्सीजन गैस, कहां जा रहा होगा मेरे भाई, ऑक्सीजन रिड्यूस होकर क्या बना रहा होगा, H2O बना रहा होगा। याद कर लेना, मोटा मोटा बता रहा हूं, 0 से -2 में जा रहा है, तो ऑक्सीडेशन हो रहा है आयरन का, एनोड पे ऑक्सीडेशन होगा किसका, आयरन का। कैथोड पे क्या होगा, रिडक्शन होगा किसका, O2 का मेरे भाई, किसका, O2 का होगा, किसका होगा, O2 का होगा। ये बात तुम ध्यान से समझ लो। क्या मेरी बात समझ में आ रही है क्या भाई, ये बात ध्यान से समझ लो मेरे भाई। अब जो Fe+2 है ना, वो रिएक्शन करेगा पानी से, यानी कि Fe+2 जो बनता है यहाँ पे, वो रिएक्शन करता है पानी से, और क्या बना लेता है, Fe+3 बना लेता है। क्या बना लेता है, Fe+3 बना लेता है। तो ओवरऑल रिएक्शन क्या होती है, ध्यान से समझ लेना। यानी कि आयरन पहले Fe+2 जाता है, Fe+2 से जो पानी मिलता है और ऑक्सीडाइज करता है किसमें, Fe+3 में, किसमें, Fe+3 में ऑक्सीडाइज करता है। ये बात दिमाग में बैठा लो। यानी कि Fe सॉलिड में O2 मिल जाता है, और क्या बन जाता है, Fe2O3 बन जाता है, साथ में कुछ पानी भी बन जाता हो, साथ में कुछ पानी बन जाता होगा। मोटा मोटा रिएक्शन बता रहा हूं, बैलेंस नहीं किया हूं, मोटा मोटा रिएक्शन का बता रहा हूं, बैलेंस नहीं किया हूं मेरे भाई। यानी कि कोरोजन ऑफ आयरन में क्या होता है, जो आयरन है वो किस में जाता है, Fe+3 में जाता है, किस में जाता है,
Fe+3 में जाता है। जो रस्ट होता है, एनसीईआरटी में इसके बारे में लिखा है, जो रस्ट है उसके बारे में बता दूं तो वो हाइड्रेटेड फॉर्म में रहता है। जो Fe2O3 है ना, उसके साथ हाइड्रेटेड फॉर्म में होगा, यानी कि Fe2O3.XH2O फॉर्म में होगा। Fe2O3.XH2O फॉर्म में होगा। इसे बोलते हैं रस्टिंग ऑफ, मिक्सचर ऑफ रस्ट। क्या बोलते हैं? मिक्सचर ऑफ रस्ट ही बोलते हैं इसे। मिक्सचर तो FeOH होल थ्राइस हो जाएगा। क्या बोलते हैं? रस्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रस्ट बोलते हैं। कोई बोले आपसे कि रस्ट जंग क्या, आपने देखा होगा ना, अबे खिड़कियों पे देखा नहीं है, जंग लग जाता है जब आप उसे छूते हो, ब्राउन ब्राउन कलर का होता है। किस कलर का होता है? ब्राउन कलर का होता है। और वो कौन सी खिड़कियों में लगता है? जिन खिड़कियों में मॉइस्चर आता है, ऑक्सीजन आता है, पानी आता है, उन्हीं खिड़कियों में। जो घर के अंदर होंगी खिड़कियां, उनमें नहीं लगता। जिनमें मॉइस्चर नहीं होगा उनमें जंग नहीं लगेगा, उनमें जंग नहीं लगेगा। क्या मेरी बात समझ में आ रही भाई? क्या मेरी बात समझ में आ रही है? क्या क्या मेरी बात समझ में आ रही है? क्या बिल्कुल समझ में आ रही। प्रिवेंशन ऑफ कोरोजन। पहली बात, कुछ केमिकल लगा दो उस पर, केमिकल जैसे बिस्फिनॉल लगा दो, ठीक है। दूसरा, गैल्वेनाइजेशन कर दो। तीसरा, कैथोडिक, उसको रक्षण को क्या बोलते हैं? ऐसे कवरिंग, कैथोडिक प्रिवेंशन, प्रोटेक्शन, कैथोडिक प्रोटेक्शन कर दो। अब ध्यान से समझना, ये 3 मेथड हैं। पहला वाला क्या है? अरे बिस्फिनॉल एक कंपाउंड है, लोहे पे लगा दो, जंग नहीं लगेगा, खत्म। गैल्वेनाइजेशन क्या होता है? कोटिंग ऑफ जिंक, कोटिंग ऑफ जिंक क्या कहलाता है? गैल्वेनाइजेशन लगा कहलाता है। क्या कहलाता है? गैल्वेनाइजेशन कहलाता है, ठीक है भाई। यानी कि जो मेटल की रॉड होती है हमारे पास जो मेटल की रॉड होती है हमारे पास, उस पे हम लोग क्या करते हैं? उस पे हम लोग कोटिंग करते हैं, किसकी? जिंक की। किसकी? जिंक की कोटिंग करते हैं, ठीक है। ऐसा क्यों करते हैं? जो रिएक्टिविटी है वो जिंक की ज्यादा है, किससे? आयरन से। जिंक की ज्यादा है आयरन से। तो बेटा अगर कभी ऑक्सीडाइज होना भी होगा तो कौन ऑक्सीडाइज होगा? जिंक ऑक्सीडाइज होगा, आयरन ऑक्सीडाइज नहीं होगा। यानी कि आयरन का हम लोग क्या कर सकेंगे? आयरन को हम लोग बचा पाएंगे। आयरन को क्या कर पाएंगे हम लोग? बचा पाएंगे मेरे भाई। आयरन को क्या कर पाएंगे? बचा पाएंगे मेरे भाई, ध्यान से समझना, आयरन को हम लोग बचा पाएंगे, ठीक है। अगर मैं तुमसे कहूं कि कोटिंग में सबसे अच्छा कोटिंग किसका माना जाएगा? जो ECS में Fe से ऊपर है, ऊपर है, वो अच्छा कोटिंग माना जाएगा। क्या बात है? अगर मैं तुमसे बोलूं जिंक और एसन में टिन की लेयर चढ़ानी है और जिंक की लेयर चढ़ानी है, तो कौन अच्छा होगा? लीना के बापू से काका ने मांगी अलमारी, मैंने जानकर जिंक पहले आया। जिंक अच्छा कोटिंग, की कलम देवात कोई नीचे सुनो प्रभात। यानी कि जिंक जो होगा बहुत अच्छा मेटल होगा कोटिंग करने के लिए, इसकी लाइफ को बचाने के लिए। पहला हो गया। दूसरा हो गया कैथोडिक प्रोटेक्शन क्या होता है, इसको अलग से समझते हैं। इसमें पूछा जाएगा गैल्वेनाइजेशन क्या है? कोटिंग ऑफ जिंक। गैल्वेनाइजेशन में क्या होता है? इसमें भी एनोड कैथोड होता है। तो गैल्वेनाइजेशन में एनोड पे कौन जाएगा? जिंक जाएगा। एनोड पे कौन जाएगा? जिंक जाएगा। जिंक खुद को रिड्यूस करेगा, खुद को ऑक्सीडाइज करेगा। अरे समझो ना यार, जो ऊपर होगा उसकी रिएक्टिविटी ज्यादा है, तो जिंक पहले जाएगा। कैथोडिक प्रोटेक्शन कैसे करते हैं? पहले के जमाने में, अब अभी के जमाने में भी ऐसा नहीं है। अभी आप इलाहाबाद जाओ,
या फिर किसी भी जगह जाओ जहां पे नदी हो, पहले यहां पे क्या लगाते थे? नाव है, ये बोट, ये क्या है? बोट है, बोट, ये है बोट। पहले यहां पे क्या लगाते थे? लकड़ी का टुकड़ा लगाते थे। पहले क्या लगाते थे? लकड़ी का टुकड़ा लगाते थे, वुड बॉक्स लगाते थे, ठीक है, लकड़ी का टुकड़ा लगाते थे। तो जो लोहे की नाव होती है उसके नीचे जंग लगने लगता है, तो नाव छेद हो जाती है। जब नाव छेद हो जाती है तो पानी आने लगता है। तो बेचारे मछुआरे बड़े परेशान थे, सोचे क्या किया जाए। तो एक मछुआरों का साइंटिस्ट आया, गैल्वेनाइजेशन बताया। तो गैल्वेनाइजेशन तुमने कहा सर वो तो कोटिंग करनी है, वो भी बहुत दिन नहीं चलेगी, हमें अच्छी चीज बताओ सर, अच्छी चीज। तो उसने कहा वुड बॉक्स तो बहुत पुराना मेथड है, अब तुम्हें यहां पे लगाना है एमजी बॉक्स। क्या लगाना है? एमजी बॉक्स लगाना है। क्या लगाना है? एमजी बॉक्स लगाना है। यानी कि अगर आयरन के ऊपर तुमने एमजी बॉक्स लगा दिया है, मेरे भाई मेरे प्यारे बच्चों, एमजी बॉक्स लगा दिया, बउआ क्या लगा दिया? एमजी बॉक्स लगा दिया है, तो ध्यान रखना पहले ऑक्सीडेशन किसका होगा? एमजी का होगा। एमजी क्या बन जाएगा? एमजी किसकी तरफ जाएगा मेरे भाई? एमजी किसकी तरफ जाएगा? Mg2+ की तरफ जाएगा, यानी कि लोहे को बचा लेगा कौन? एमजी। ध्यान से समझना, ये भी पूछा जाता है, कैथोडिक प्रोटेक्शन में पूछा जाएगा ये। तो ये भी पूछा जा सकता है। एनसीईआरटी में बस इतना ही है, ठीक है ना भैया? ठीक है भाई। अब आयरन टैंक हो, लोहे की पानी हो, उसमें भी एक सवाल पूछा जाएगा। अगर मैं पूछूं आपसे कि Mg एक्ट एज एनोड, बताओ एनोड की तरह एक्ट कौन करेगा? Mg एनोड करेगा, उसी का तो ऑक्सीडेशन हो रहा है। कैथोड की तरह कौन करेगा? आयरन करेगा। मैं आपसे पूछूं कोरेजन प्रिवेंशन इज स्पॉन्टेनियस फेनोमेना, बिल्कुल सही है। अरे कोरेजन करने के लिए भाई जो जंग लगाना है वो तो अपने आप होता है ना, उसके लिए थोड़ी ना हम करंट पास करेंगे तब जंग लगेगा, जाहिर सी बात अपने आप होगा, ठीक है, स्पॉन्टेनियस है। कोरोजन प्रिवेंशन क्या होता है? इलेक्ट्रोकेमिकल सेल होता है। यानी कि जो हम ये एमजी बॉक्स लगाते हैं, याद रख लेना, जो कोरोजन होता है वो कैसा होता है? स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होता है, सही बात है। और जो प्रिवेंशन करते हैं हम लोग, प्रिवेंशन ऑफ कोरोजन, प्रिवेंशन ऑफ कोरोजन जो होता है वो क्या कहलाता है? इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, सही बात। रोकने के लिए यहां पे Mg लगाए तो Mg कहां पे जाएगा? एनोड पे जाएगा। तो ये कहां जाएगा? आयरन कहां जाएगा? कैथोड पे जाएगा, सही बात है। अब गैल्वेनाइजेशन में भी तो हमने प्रिवेंशन किया था, तो यहां पे जो जिंक होगा वो कहां जाएगा? एनोड पे जाएगा। कैथो जो Fe होगा वो कहां जाएगा? कैथोड पे जाएगा। यानी कि जो थोड़ा मोड़ा Fe+2 होगा वो भी रिड्यूस होकर Fe में चला जाएगा। क्या गजब की बात। एनसीईआरटी की हर एक लाइन को मैंने तब्दील कर दिया, आपके लेक्चर में हर एक लाइन को बता दिया, कोई भी टॉपिक छोड़ा नहीं है। लेकिन एक बार मेरी सलाह है, आप लोग ऐसे मोटा मोटा एनसीईआरटी रीड कर लो, ध्यान से समझो क्या करना, ध्यान से देख लो, बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा ये। आपको एनसीईआरटी से पढ़ना क्या, ध्यान से समझ लो। आपको एनसीईआरटी के क्या करने, मैं फिर से बता रहा हूं, एग्जाम्पल सॉल्व कर लेने हैं, इन टेक्स्ट के क्वेश्चन कर लेने हैं, सफिशियंट है बस। तीसरा, बैटरी का बाकी तो हमने पढ़ा दिया, बैटरी और सेल की क्या करनी है? थ्योरी पढ़नी है। क्या पढ़नी है? थ्योरी पढ़नी है मेरे भाई। ये जितनी भी थ्योरी है मैंने बता दी है, लेकिन फिर भी एक बार मोटा मोटा पढ़ लो और जाके तुरंत फट से क्वेश्चन कर लो। लैक्लांसे सेल में बताओ NH4Cl का पेस्ट होता है कि KCl का पेस्ट होता है? लैक्लांसे सेल में किसका पेस्ट होता है? NH4Cl और ZnCl2 का पेस्ट होता है। किसका? NH4Cl और ZnCl2 का पेस्ट होता है। इतना पढ़ लोगे मेरे भाई, 4 to 5 क्वेश्चंस आएंगे इसमें से, और सारे हो जाएंगे आपके 4 to 5 क्वेश्चंस सही हो जाएंगे मेरे भाई, मैं आपसे वादा कर रहा हूं। मोटा मोटा इसको आप पढ़ लो, इसका आप शॉर्ट नोट्स बना लो, क्योंकि इसके शॉर्ट नोट्स बहुत जरूरी हैं।
बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप इसको सीक्वेंस वाइज पढ़ोगे तो आपको समझ में आ रहा होगा कि हमने क्या क्या पढ़ा था, कैसे कैसे पढ़ा था। ठीक है ना भाई? क्या मेरी बात क्लियर हो रही है? क्या मेरी बातें आप लोगों को समझ में आ रही हैं? क्या मेरी बात क्लियर हो रही है मेरे भाई? क्या मेरी बात क्लियर हो रही है आप लोगों को? क्या मेरी बात क्लियर हो रही है भैया? ठीक है, बहुत सिंपल सा है, बस ध्यान से तुम समझ लो कि बैटरी क्या है किसके तरीके से काम करता है। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की तरह काम करता है। कब? जब डिस्चार्ज होता है, ड्यूरिंग डिस्चार्जिंग। तुमने कहा सर डिस्चार्जिंग ही तो होता है, हमने कहा नहीं, सेकेंडरी वाले सेल चार्ज भी होते हैं। तुमने कहा अच्छा अच्छा, वो ठीक है, कोई बात नहीं। प्राइमरी सेल इरिवर्सिबल होता है, दोबारा रिवर्स नहीं कर सकते रिएक्शन को, सही बात है। रीयूज्ड नहीं कर सकते, उसमें कर सकते हैं। फिर हमने एग्जाम्पल बताए, कौन कौन से एग्जाम्पल हैं? लैक्लॉन्सिल सेल, ड्राई सेल, बटन सेल जिसे मरकरी सेल कहते हैं, जिसे जिंक मरकरी सेल भी कहा जाता है। ठीक है भैया। लेड स्टोरेज सेल, पीबी से समझ में आ रहा है, पीबी का ऑक्सीडेशन होगा, पीबीओ2 का रिडक्शन होगा, और 38% H2SO4 डालते हैं। निकिल कैडमियम, कैडमियम का ऑक्सीडेशन होगा, निकिल का रिडक्शन होगा, यानी कि ये जाएगा कैथोड पे, ये जाएगा एनोड पे। इसमें दो अच्छी बात बताई कि डिस्चार्जिंग के समय इलेक्ट्रोकेमिकल सेल होता है, चार्जिंग के समय इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, क्योंकि बाहर से हम लोग करंट डालते हैं। सिंपल सी बात, बहुत अच्छे से धीरे धीरे समझ में आएगा। अब इसमें समझ लो पेस्ट क्या है, कैथोड पे क्या हो रहा है, एनोड पे क्या हो रहा है, ये कैसे बना है, और इसका वोल्टेज कितना, वोल्टेज कितना है, कैथोड पे क्या, एनोड पे क्या है, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं जानना है। इलेक्ट्रोलाइट क्या, एनोड पे क्या, कैथोड पे क्या है, और इसकी रिएक्शन कैसे हो रही है डिस्चार्जिंग के समय, जब ये चार्ज हो रहा है तो रिवर्स हो जा रहा, बस। निकिल कैडमियम बैटरी, इसकी वोल्टेज याद रख लो, इसकी रिएक्शन एनोड पे कौन जाएगा, कैथोड पे कौन जाएगा। फ्यूल सेल, जिसका नाम लिखा है उसी के साथ O2 के साथ रिएक्शन करा दो, जिसका भी नाम लिखा है। और एफिशिएंसी कैसे निकालते हैं, डेल्टा जी बाई डेल्टा एस से। ये सॉरी, ये मोटा मोटा लिखा हुआ बता दिया। ओरेजन ओरेजन का मतलब है पढ़ लिए, ओरिजिन का मतलब है रस्टिंग ऑफ आयरन। ओरिजिन में अपने को रस्टिंग ऑफ आयरन ही पढ़ना है ना भाई। यहां से Fe+2 में जाएंगे, फिर Fe+2 H2O से मिलकर Fe+3 में बन जाएगा, यानी कि ओवरऑल जो Fe है वो Fe+3 में ही जा रहा है। यहाँ देखो +3 है, ठीक है ना, कंफ्यूज मत होना। ओवरऑल Fe किस में जा रहा है, Fe+3 में ही जा रहा है, इसे रस्ट बोलते हैं, ठीक है ना। मिक्सचर ऑफ रस्टिंग कोई बोले तो FeOH का होल थ्राइस प्लस Fe2O3.XH2O भी बोलते हैं, यानी कि आयरन +3 वाले ही हैं। प्रिवेंशन कैसे करते हैं, बचाते कैसे, 3 तरीका बता दिया, वोट वाला बता दिया, क्या करने हैं वो बता दिया। उम्मीद करता हूं इसके PYQ का आप सारे सवाल कर लोगे, करो जाके PYQ उठाओ, टाक से करना शुरू करो, एक एक सवाल हो जाएंगे। कितने सवाल, एक एक सवाल हो जाएंगे। 1995 से लेके 2023 तक, 1995 से लेके 2023 तक जितने भी सवाल हैं सारे हो जाएंगे। क्या मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई? चलो प्यारे बच्चों, प्यार मोहब्बत बनाए रखने के लिए शुक्रिया। अगला टॉपिक बहुत ही बेहतरीन होगा, और फूल पत्तियों से विदाई कीजिएगा मेरी। भले ही आपको लगे कि यार कुछ चीज़ें मिस हो गई हैं, सजेशन जरूर दीजिएगा, लेकिन एक पर्पल हेड भेजिएगा, मुझे मैं समझ जाऊंगा कि हाँ मैं अच्छा कर रहा हूँ। और थर्मोडायनेमिक्स नए एनर्जी के साथ, नए जोश के साथ, नए टॉपिक पे पढ़ाएंगे, मजा आ जाएगा। और थर्मोडायनेमिक्स भी मान के चलो 4 क्वेश्चन आने के चांसेस रहेंगे, 4 क्वेश्चन, तो बढ़िया टॉपिक है, मजा आ जाएगा। इसमें 16 नंबर तुम्हारे बनने वाले, 16 से 20, हल्के मत लेना, इसको बार बार रिवाइज करते रहना, ठीक है ना। चले भाई, थैंक यू, शुक्रिया, नमस्कार, पढ़ते रहें। जय हिंद, जय भारत।